बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महवी शबीब। सिटी 10 में खुश आमदीद इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा। और दिन के आगाज़ के बेहतरीन के हवाले से बात करें तो मैं ये समझती हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में छोटे छोटे से स्टेप्स आते हैं, छोटे छोटे से माइलस्टोन आते हैं जिन्हें अचीव करना होता है। और सबसे बेहतर दिन वो गुजरता है जिस दिन हम अपनी बेहतरी के लिए काम करते हैं, हमारे टारगेट्स होते हैं, गोल्स होते हैं। और इसी तरह शहर को लेकर भी किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के कोई ना गोल होते हैं। एफसीसीआई के भी गोल्स हैं हमारे शहर को बेहतर बनाने के लिए। और एफसीसीआई का एक टेन्योर जो है वो कंप्लीट हो गया, कैसा रहा इस पर भी हम बात करेंगे। और फैसलाबाद के मारूफ बिज़नेसमैन शेख मुख्तार साहब कल इंतकाल कर गए, जो कि जिनका इंतकाल ना सिर्फ बिज़नेस कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा धचका है, बल्कि फैसलाबाद के वो लोग जो कि बिज़नेस से वाबस्ता हैं, बिज़नेस को एक नई बुलंदियों पर लेकर गए, उनके लिए भी ये बड़ी अफसोस की बात है। उनके अहले खाना के साथ तमाम तर लोग जो हैं वो इज़हार अफसोस भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम प्रोग्राम में बात करेंगे मौसम की सिचुएशन के हवाले से। मौसम के जो ट्रेंड्स हैं वो बहुत बदल गए हैं। कभी हम देख रहे हैं कि सफोकेशन है, और कभी जो है हम देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि विंटर आ गई। आज का मौसम कैसा रहेगा, बारिश होगी या नहीं होगी, इस पर भी बात करेंगे। और हम साथ ही साथ बात करेंगे मेकअप के हवाले से, क्योंकि मेकअप जो है वो इंसान की शख्सियत को निखारता भी है। आजकल मेकअप के कौन से ट्रेंड चल रहे हैं, और साथ ही साथ दिलचस्प गुफ्तगू भी होगी हमारे 11 बजे वाले गेस्ट के साथ। पोइट्री के हवाले से क्या ट्रेंड्स हैं, सोशल मीडिया का क्या रोल है। तो सबसे पहले देखते हैं फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो गर्मी की शिद्दत में काफ़ी कमी आई है, लेकिन आज के मौसम के हवाले से बात करें तो कल की निस्बत आज के मौसम जो है वो थोड़ा सा गर्म दिखाई दे रहा है। हमें यूँ लग रहा था कि जैसे सर्दियाँ बहुत जल्दी आ जाएंगी, लेकिन टेम्परेचर जो है आज थोड़ा सा इसमें इजाफा हुआ है। आज के टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो आज का कम से कम टेम्परेचर जो है वो 19 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो 33 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ताहम आइंदा 24 घंटों में बारिश की कोई पेशगोई नहीं है, लेकिन मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। सुबह के औकात में ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन रवां होता है दोपहर में थोड़ी सी हमें गर्मी दिखाई देती है। रात के औकात में मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। मौसम जब बदल रहा होता है तब इंसान को बड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो एहतियात से काम लें। तो जब भी मौसम चेंज हो तो अपने आप को मौसम के अकॉर्डिंग डील करें। और अगर इस मौसम के हवाले से एहतियाती तदाबीरों की बात करें तो सबसे ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत जो है जब मौसम बदल रहा होता है वो छोटे बच्चों को होती है, या बुज़ुर्ग अफराद होते हैं उन्हें होती है। तो ऐसे मौसम में भी अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और जितना ज़्यादा हो सके वाटर इनटेक का भी इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जैसे ही वेदर ट्रांसिस्ट होता है। अब बात कर लेते हैं कुछ फैसलाबाद के हवाले से। फैसलाबाद जो चैम्बर का रोल है वो कॉमर्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। शहर की तरक्की के हवाले से आवाज़ बुलंद करनी हो, बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से उनके मसाइल उजागर करने हों, तो हमें फैसलाबाद का जो एफसीसीआई है इसका रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिखाई देता है। एक टेन्योर कंप्लीट हुआ, कैसा रहा, क्या क्या मिला फैसलाबाद शहर को, और इसके साथ साथ सूतर मंडी के मसाइल पे भी हम बात करेंगे। इन टॉपिक्स पे गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है कैसर शमस गुच्छा साहब ने, साबिक सीनियर नायब सदर है एफसीसीआई के, और साथ ही साथ एक्स सेंट्रल चेयरमैन हैं पाइमा सूतर मंडी के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं कैसे साहब? अल्लाह का शुक्र जी, बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो बड़ी अफसोस की बात है कि फैसलाबाद के एक बहुत बड़े नाम शेख मुख्तार साहब, उनका जो इस दुनिया से जाना है उनके अहले खाना के लिए तो एक लॉस है ही है, बल्कि फैसलाबाद की बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बड़ा लॉस है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, अपना हाजी मुख्तार साहब जो है हमारे सूतर मंडी के हमारे ये फाउंडर थे ये, तो उनकी जो है सूतर मंडी के लिए बड़ी खिदमात हैं। और उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ जो है सूतर मंडी से किया। पहले उन्होंने वहाँ पे एक कारोबार धागे का कारोबार किया, फिर वहाँ उन्होंने स्पिनिंग टेक्सटाइल मिल लगाई। उसके बाद उन्होंने माशाल्लाह इब्राहिम फाइबर का जो प्लांट लगाया, उसके बाद फिर वो उन्होंने अलाइड बैंक के जो है ऑनर बने। मैं समझता हूँ उनका ये सफ़र था माशाल्लाह बड़ा ही उन्होंने ईमानदारी से, और उनकी जो उनका कारोबार जिस तरह उन्होंने किया वो हमारे लिए एक बड़ा एक लेसन है। तो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला उनको बड़ी के रहमत करे, उनको उनकी फ़ैमिली को सब्र दे। उन्होंने हमारी मार्केट के लिए, सूतर मंडी के लिए, कारोबारी लोगों के लिए बड़ा अच्छा काम किया। बिल्कुल इसी तरह से है, ताजरों के मसाइल के हवाले से बड़ी बात रखते थे, और
मैं समझती हूँ कि कारोबार को किस तरह से लेकर चलना है, एक नई डायरेक्शन जो है, हम बात करते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं थी, तो उन्होंने कारोबार को एक नई डायरेक्शन दी। तो वाकई उनका जो इस दुनिया से जाना है वो उनके अहल खाना के साथ साथ यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी का लॉस है, इस शहर का लॉस है। यहाँ पर कैसर साहब ये भी बताइएगा कि FCCI का टेनर 1 साल का कंप्लीट हो गया है, कैसा रहा, क्या क्या मिला इस शहर फैसलाबाद को? जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे अभी आपको मालूम है कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान का तीसरा बड़ा चैम्बर है, तो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि उसका मैं SVP रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि 1 साल के अरसे में, थोड़े अरसे में हमने बहुत सी अचीवमेंट हासिल की हैं। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि चैम्बर में हमेशा हमारे जितने भी प्रेसिडेंट आए हैं उन्होंने अपने अपने हिस्से का काम किया है और बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया है। तो मैं समझता हूँ ये साल था हमारे लिए बड़ा एक मुश्किल साल था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो है 1 साल में इतना काम किया है कि लोग इंशाल्लाह ताला अप्रिशिएट करते हैं। और ख़ास तौर पर हमारे जो ग्रुप लीडरान हैं, हमारे मियाँ अदरीस साहब हैं, मियाँ जवेद साहब हैं, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, हमारे प्रेसिडेंट रेहान साहब को, हमारे वाइस प्रेसिडेंट मुमताज़ बाजवा साहब को। और मैं समझता हूँ कि ये इस सारे काम में हमारे जो ग्रुप लीडरान हैं उनकी बड़ी एडवाइस थी हमें कि आपने चैम्बर के लिए, आपने ताजरों के लिए भरपूर काम करना है। तो मैं समझता हूँ कि 1 साल में सबसे पहले तो हमने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए जो है हमने फेडमिक में जो है वहाँ पे प्लॉट लिया है, वहाँ पे 5 एकड़ का। ठीक है। तो बल्कि उससे पहले वर्किंग चल रही थी, लेकिन खुशकिस्मती थी ये हमारे दौर में हुआ कि इस साल हमें वो प्लाट मिल गया है। तो वहाँ पर हमने वहाँ उसकी बिल्डिंग का इफ्ताह कर दिया है। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में वहाँ पे चैम्बर नया बनेगा। तो उसके अलावा मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद का जो एयरपोर्ट है, नया एयरपोर्ट, वो बड़ी देर से जो है हमारे फैसलाबाद के ताजरों का ये मुतालबा था बड़ी देर से कि एक जो नया एयरपोर्ट वहाँ बनना चाहिए, क्योंकि पुराने एयरपोर्ट पे इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो उसके लिए वो भी हमारे जो पहले हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं वो बड़ी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये भी हमारे हिस्से में आई है कि इस साल जो है हमने जो है वो हुकूमत से जो अप्रूव करा ली है। तो इंशाल्लाह ताला आइंदा कुछ दिनों में या कुछ महीनों में इंशाल्लाह एयरपोर्ट का जो भी उसकी तमीर का आगाज़ शुरू हो जाएगा। उसके अलावा मैं समझता हूँ जी कि हमारे यहाँ पे एक्सपो सेंटर पूरे पाकिस्तान में, लाहौर में, कराची में, पेशावर में, हर जगह पे एक्सपो सेंटर है। बिल्कुल इसी तो तरह से वहाँ पे जो उनकी लोकल इंडस्ट्री है वहाँ पे अपने जो चीज़ें वहाँ पे मुतारफ़ करवाती हैं। लेकिन हमारे फैसलाबाद में हमारी जो सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो उसको मुतारफ़ कराने के लिए, उनकी एग्जीबिशन के लिए हमें लाहौर जाना पड़ता था। इसी तरह से तो उसके लिए हमने बड़ी देर से जो है मुतालबा कर रहे थे कि फैसलाबाद में एक एक्सपो सेंटर होना चाहिए। तो वो अल्लाह का शुक्र है ये भी हमारे हिस्से में इस दफ़ा जो है 50 एकड़ की जो है वो ज़मीन एक्सपो के लिए हमें यहाँ हमें फेडमिक में मिल गई है। तो उसके बाद मैं समझता हूँ हमारे काफ़ी सारे और भी चीज़ें हैं, जैसे फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हमेशा कोशिश की है कि अपने मेंबर्स को जो है वो सहूलतें देने के लिए, जैसे अभी हमने इस साल जो है वो नादरा का जो ऑफिस वहाँ पे कैम्प कर दिया है। उसके अलावा हमारा पासपोर्ट ऑफिस वहाँ वो भी हमने वहाँ बना दिया है। और इसके अलावा हमारे वहाँ पे खिदमत मरकज़, बायोमेट्रिक, ई सहूलत, अब सब चीज़ें वहीं जो है चैम्बर में आप अपने मेंबर की सहूलत के लिए हमने वहाँ पे बना दी हैं। तो मैं समझता हूँ ये हमारे जो हमारे चैम्बर्स के मेंबर हैं उनके लिए बड़ी एक सहूलत है। कहाँ आप बाहर जाते थे, बाहर अदारों में जाके वहाँ पे इतना रश है, तो यहाँ हमारे जो फैसलाबाद चैम्बर के 15,000 हमारे मेंबर हैं, यहाँ बड़ी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से आसानी के साथ अपना पासपोर्ट, अपना शनाख्ती कार्ड यहाँ से बनवा सकते हैं। और मैं समझता हूँ इसके अलावा एक पूरे साल में हमने तकरीबन वो 60 से 70 हमने जो है MOU मुख्तलिफ अदारों से साइन किए हैं। उन MOU में हमारे जिस तरह हमारे होटल्स हैं उसमें डिस्काउंट है, हमारी जो ये लेबॉर्ट्रीज़ हैं वहाँ पे उसमें डिस्काउंट था, और इसी तरह हमारे जो स्कूल्स, लेबॉर्ट्रीज़, होटल्स, और इसी तरह हमारी एयरलाइंस जो हैं, तो वहाँ पे हमने अपने मेंबर्स के लिए जो है बड़ा जो है MOU साइन करके डिस्काउंट लिया है। तकरीबन मैं समझता हूँ कि अब हमारे मेंबरान को इतनी सहूलत है कि वो किसी भी अदारे में जाएं तो उनको वहाँ पे 20%, 25%,
15% को हर शोबे में जो उनको डिस्काउंट मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह से अब कैसे साहब ये सारी जो चीज़ें थी ना, ये फैसिलिटेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। जैसे बिज़नेस एक्सपो के हवाले से बात की तो अक्सर वो लोग जो कि अपना नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके पास आइडियाज़ होते हैं, तो उन्हें ये नहीं पता चल रहा होता कि फैसलाबाद में इस चीज़ को यूटिलाइज़ कहाँ करना है। तो इस चीज़ की बड़ी कमी थी और हम अरसा दराज से लाहौर कभी विज़िट कर रहे होते थे, कभी कराची कर रहे होते, तो फैसलाबाद शहर में ऐसी एक्सपोज होनी चाहिए ताकि हम नए टैलेंट को जो है वो उभार सकें। यहाँ पर अगर हम बात करें स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, तो किस तरह का रोल आपका रहा स्मॉल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के हवाले से? क्योंकि अगर हमारी स्मॉल इंडस्ट्री ग्रो कर जाएगी तो बहुत सारे इंटरप्रेन्योर हम देखेंगे फील्ड में। देखिए जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं समझता हूँ कि हमारा जो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये सब अदारों को उनकी नुमाइंदगी करता है, चाहे उसमें एसएमई सेक्टर है, चाहे उसमें बड़े अदारे हैं। तो मैं समझता हूँ इस साल हमने जो है छोटे इदारों के लिए हमारी पावरलूम सेक्टर है वो बड़े बहरान का शिकार था। तो मैं समझता हूँ एक साल पूरा हमने उनके लिए आवाज़ बुलंद की है, इस्लामाबाद के चक्कर लगाए हैं, वहाँ से प्राइम मिनिस्टर साहब से, फिनांस मिनिस्टर साहब से, और एफबीआर के जो मसाइल हैं उन पे वहाँ हमने डिस्कस की है। उसके अलावा हमारी जो बिजली की प्राइस, आपको पता है इस खित्ते में हमारे सराउंडिंग सबसे ज़्यादा हमारी बिजली की प्राइस है। बिल्कुल इसी तरह से तो वो चैम्बर के फोरम से हमने आवाज़ उठाई है, उस अल्लाह का शुक्र है हमारी बिजली की प्राइस भी नीचे आई। और उसके अलावा आपको पता है कि जैसे इंटरेस्ट रेट, दुनिया का सबसे महंगा इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में है। बिल्कुल। तो इस रेट में कोई भी दुनिया की इंडस्ट्री नहीं चल सकती। लेकिन इसके बावजूद हमने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फोरम से हमने आवाज़ बुलंद की है और अल्लाह का शुक्र है कि हुकूमत ने हमारे इस मुतालबे पर जो है अमल किया और उसका आहिस्ता आहिस्ता उसका जो है इंटरेस्ट रेट भी कम किया। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मज़ीद इंटरेस्ट रेट भी कम होगा और बिजली की जो प्राइस है वो भी कम होगी। जैसा कि अभी आपको पता है कि इस वक्त सूरत ये है कि हमारी अभी एक सैलाबी कैफियत से गुजर के जिस तरह मुल्क में बहुत बड़ा सैलाब आया, तो ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये सैलाब है। तो मैं समझता हूँ इसके लिए भी हमने काफ़ी सारा चैम्बर के फोरम से वर्क किया है। हमने मुख्तलिफ इलाकों में यहाँ पे सामान वगैरह, खुर्दनोश, कंबल, चीज़ें, खाने की चीज़ें, आटा, दालें मुख्तलिफ इलाकों में भेजी हैं। जैसे अभी मुल्तान में भेजी हैं, चनेऊट में बड़ा सैलाब था, इसी तरह जंग में पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पे लोग सैलाब से अफेक्ट हुए हैं, तो फैसलाबाद के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हमने वहाँ पे काफ़ी सारा सामान इलाकों को भेजा है। तो मैं समझता हूँ कि एज ए फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है हमेशा जब भी खुदा न खास्ता कभी फैसलाबाद पर या पूरे पाकिस्तान पर कभी ऐसी कोई आसमानी आफत आई है तो फैसलाबाद चैम्बर ने बड़ा अहम एक रोल प्ले किया है। फैसलाबाद जो चैम्बर है इसका रोल हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। एफसीसीआई का शहर के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से कोई आवाज़ बुलंद करनी हो, हेल्थ के मसाइल किसी भी शहरी को आ रहे हों, वो एयरपोर्ट की कमी के हवाले से हो, फ़्लाइट्स इंटरनेशनल यहाँ पर बहाल नहीं हो रही, ऐसे बेशुमार मसाइल पे चैम्बर जो है फैसलाबाद का एफसीसीआई वो हमेशा से अपनी आवाज़ बुलंद करता रहा है। और ये फैसलाबाद के लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि फैसलाबाद को एफसीसीआई में इतने मुखलिस जो हैं कैसर शम्स साहब की सूरत में एक इंसान मिले हैं। फर्दर भी उनकी अचीवमेंट के हवाले से भी बात करेंगे, सूतर मंडी के मसाइल के हवाले से भी बात करेंगे। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का स्टे। वेलकम बैक। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही थी, रोल को समझा, फैसलाबाद की तरक्की में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और इसी के साथ साथ स्मॉल इंडस्ट्री के हवाले से बात करें या बिज़नेस कम्युनिटी को ग्रो करवाना है तो हम देखेंगे कि शहर में बेहतरी आएगी। शहर की छोटी छोटी सी ज़रूरियात हैं और ये ज़रूरियात तब पूरी होती हैं जब टैक्सेशन का जो निज़ाम है वो बेहतर होता है। यहाँ पर कैसर साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, FBR के हवाले से बात करें और बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से बात करें, ये मसला किसी एक साल का नहीं है, ये अरसा दराज से हम देखते आए हैं कि FBR के दरमियान, ताजरों के दरमियान हमें एक गैप नज़र आ रहा है। ये गैप जिस तरह से चल रहा है तो मुझे तो ये लगता है कि आने वाले दिनों में भी ये बरकरार रहेगा। इस गैप को ख़त्म करना है किसी तरह से ताकि टैक्सेशन का निज़ाम जो है वो भी बेहतर हो। किस तरह से किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि हम लोग आवाम जो हैं या ताजर हम टैक्स देना चाहते हैं और हुकूमत टैक्स लेना चाहती है। कोई भी मुल्क जो है वो टैक्स के बगैर नहीं चल सकता। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे अभी कई सालों से हमारे, बल्कि मैं समझता हूँ कि 2-3 साल से हमारी जो इंडस्ट्री जो है सब बहरान का शिकार है। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है, हमारे कारोबार जो हैं, मैं समझता हूँ आज हमारी तकरीबन 150 स्पिनिंग मिलें चल रही हैं। आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले ये 450 स्पिनिंग मिल थी जो अब कम होके 150 मिलें रह गई हैं।
तो मैं समझता हूँ हमारे पाकिस्तान के जो बड़े बड़े ब्रांड थे जो जिनका बड़ा नाम था वो सारे बंद हो चुके हैं। बिल्कुल। तो उसके साथ ज़ाहिर है अगर वो बड़े बड़े ब्रांड या बड़े जो अदारे बंद होंगे उनमें कितनी लेबर काम करती है और उनके साथ कितने जो अदारे अटैच हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो मुल्क में जो एक बिजली की प्राइस थी, एनर्जी की प्राइस इतनी ज़्यादा है और बैंक इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा और एक सियासी सूरत हाल हमारी स्टेबल नहीं रहती। मैं समझता हूँ इन चीज़ों ने जो है हमारी मईशत को, हमारे अदारों को ख़राब किया है और उसकी वजह से जो है लोग जो है वो टैक्स देने में नाकाम रहते हैं। देखिए टैक्स तब भी जो है एक कारोबारी बंदा टैक्स पे करता है जब उसको आमदनी उसको मकबूल हो। तो जब उसका अदारा नहीं चलेगा, उसको प्रॉफिट नहीं होगा, फिर वो टैक्स कहाँ से देगा। मैं सबसे पहले तो मैं आपको एक SIFC जो हमारे आर्मी चीफ ने जो बड़ा वर्क करके एक वो बनाई थी, तो उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और मैं समझता हूँ कि उन्होंने 3 साल में ताजरों के दरमियान और हुकूमत के दरमियान जो गैप को कम किया और काम करने का मौका दिया। लेकिन मैं समझता हूँ उसमें कुछ चीज़ें डिले हुई हैं क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब कोई पॉलिसी अनाउंस कर दी जाए तो उस पर फौरी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि जब कोई पॉलिसी अनाउंस होती है तो उस पर फौरी अमल नहीं होता। उसमें होता है साल 2-2 साल आ रहे हैं जा रहे हैं, उसमें कोई कंटिन्यूशन नहीं रहती, जिस वजह से हमारे जो है वो अदारे भी जो वक्त पे सर्वाइव नहीं करते। ज़ाहिर है हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ अदारे भी हैं, तो उनको अपने जो आज एक पॉलिसी बनी है कि हमने ये चीज़ इतनी प्राइस में बेचनी है, कल हुकूमत की तरफ से पॉलिसी बदल जाती है तो वही चीज़ हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी वो महंगी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो है अदारा हमारा मुतासर होता है। हमारी एक्सपोर्ट मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा हमारी जो एक्सपोर्ट है वो भी पिछले साल से कम हुई है। उसकी मेन वजह एक तो मैं समझता हूँ कि हमारा यहाँ पे जो वो मैं बार बार जो एक बात कहता हूँ, हमारी एनर्जी की प्राइस है, हमारा बैंक इंटरेस्ट रेट है और एक हमारी जो एक दफ़ा जो सलाबी सूरत हाल बनी है और स्टेबिलिटी भी नहीं है। अक्सर ये बात बिज़नेस कम्युनिटी के लोग करते हैं कि इधर से अगर इंटरनेशनली वो कोई रेट देते हैं बाहर के लोगों को और दूसरे दिन एनर्जी की कॉस्ट बढ़ जाती है, दूसरे दिन हम देखते हैं कि कॉटन की प्राइस बढ़ गई है, स्कीम चेंज हो गई है, जिसकी वजह से हम जिस रेट पे काम करना चाहते हैं वो नहीं होता और जिसकी वजह से ऑर्डर जो है वो दूसरी कंट्रीज़ ले जाती हैं। तो ये अनस्टेबिलिटी की सिचुएशन को ख़त्म करना। मैं इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग बात आपसे मैं करूँगा कि मुझे याद है कि आज से तकरीबन कोई 8 महीने पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का बड़ा एक विज़न था कि हमने जो है अपनी मईशत को बेहतर करना है। तो उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान के जो बड़े 8 चैम्बर्स हैं उनको डूब में लिया। उन्होंने कहा है कि हर मंथ को एक जो है मीटिंग इस्लामाबाद हुआ करेगी और हम आप जिस तरह आप कहेंगे ताजरों की मुशावरत से हम बजट जो है उसको तैयार करेंगे और वो समझ लें कि आप ऐसे ही हुआ और हम बिल्कुल हर मंथ वहाँ पे मीटिंग में जाते रहे हैं। तो हम समझते थे कि ये इंशाल्लाह ताला ऐसी हुकूमत आई है और इस तरह प्राइम मिनिस्टर का बड़ा विजन है कि हमने जो है मईशत को बेहतर करना है। तो उसके बाद आपने देखा जब बजट आया तो बिल्कुल हमने जो वहाँ पे प्रपोजल दी थी वो सारी उसके अगेंस्ट आई, तो जिसकी वजह से हमारे जो ताजर लोग हैं हमारे काफ़ी वो जो है मायूस हुए। हमें तो बड़ी तवक्को थी कि जिस तरह हम 6 महीने एंगेज रहे हैं हुकूमत के साथ, तो चाहिए तो ये था कि ऐसी पॉलिसी ऐसे वो निज़ाम बनता कि जिससे हमारी मईशत ग्रो करती, हमारे जो ताजर हैं वो थोड़ी सी वो सहूलत में आते, वो बेहतर काम करते, हमारी इंडस्ट्री चलती। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो मामलात ऐसे बने हैं कि हमारा एक तो जो FPR के हवाले से मैं समझता हूँ कि उसमें हमारा और ज़्यादा सख्ती हमारे लिए बढ़ गई बजाय कम होने के। सहारा जी मैं तो आपको बता रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री ग्रो करे, हमारी जो है मईशत चले, उसके लिए जो चीज़ें हमें पैरामीटर जो हुकूमत को बताए थे वो उस पर जो है खातर खा अमल नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो है हमारी आज जो इंडस्ट्री है हम एक बहरानी कैफियत में बैठे हुए। बिल्कुल इसी तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से बात करें, फैसलाबाद किसी वक्त में हब समझा जाता था टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, लोग यहाँ पर कारोबार की गर्ज से आते थे, फैसलाबाद का कपड़ा पूरी दुनिया में फेमस था। लेकिन दिन ब दिन हुकूमती पॉलिसीज़ ऐसी आई, थोड़ी सी अल्टरनेशन हुई, लॉन्ग टर्म नहीं थी, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके तहफ़्फ़ुज़ात होने लगे। ये तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने हैं। यहाँ पर कैसर साहब ये भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि जैसे अक्सर बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से ये गिला रहता है कि जो पॉलिसीज़ हैं वो बंद कमरों में बना दी जाती हैं और ग्राउंड रियलिटीज़ मुख्तलिफ होती हैं और जब पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट करवाई जाती हैं तो उसके रिज़ल्ट उस तरह से नहीं मिलते हैं। इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं, इस गैप को किस तरह से कवर? देखिए आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा ये सवाल किया है। मैं इसका आपको जवाब ऐसे देता हूँ कि हम अक्सर कहते हैं कि हम जो है हमसे पॉलिसियाँ डिस्कस होती हैं
जैसे मैंने आपको बताया कि हम पाकिस्तान के बड़े 8 चैम्बर्स हैं, उन्होंने हमें ग्रुप में लिया है। फिनांस मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे साथ बैठे, हर मंथ हमारी वहाँ मीटिंग हुई है और बिल्कुल उन्होंने हमसे एग्री किया कि जो आप बातें कर रहे हैं बिल्कुल इंशाल्लाह ताला इसी के मुताबिक बजट बनेगा। और हम हमेशा कहते हैं कि बंद कमरों में बैठने के बजाय आप आवाम से डिस्कस करें, ताजरों से डिस्कस करके फिर आप बजट बनाएं। लेकिन ऐसे मैं ही है। समझता हूँ कि वो हम समझते थे कि अल्लाह का शुक्र है इस दफ़ा जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा अच्छा एक जो विज़न दिया है कि वो ताजरों से जो मशावरत कर रहे हैं और हमारा बड़ा अच्छा बजट बनेगा और हमारी इंडस्ट्री चल पड़ेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती से हमारी वो जो चीज़ें हैं वो मैनेज नहीं हो सकी। बहरहाल इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह ताला हम आने वाले वक्त में हुकूमत से भी ये तवक्को कर रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री चलेगी, हमारा मुल्क ठीक होगा, हमारी एक्सपोर्ट बेहतर होगी तो पाकिस्तान चलेगा। इसके बगैर जो है हम पाकिस्तान हैं तो हम हैं। बिल्कुल इसी पाकिस्तान तरह के से। बगैर ना हमारी इंडस्ट्री है, ना हमारी सियासत है, ना हमारा कारोबार है। तो तो मैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फोरम से हुकूमत से, आपके तोसर से, आपके चैनल के तोसर से मैं यही हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि जो ताजरों के मसाइल हैं, ख़ास तौर पर इंडस्ट्री के मसाइल हैं, मईशत के मसाइल हैं, उनको फ़ौरी हल किया जाए ताकि हमारी जो मईशत है एक ट्रैक पे चले। हमारी जो जिस तरह हमारी गवर्नमेंट का, हमारी हुकूमत का एक टारगेट है एक्सपोर्ट को बढ़ाने का और टैक्स कलेक्ट करने का, वो तभी हासिल हो सकता है कि अगर हम हमारी हुकूमत से हमारी मशावरत हो, हम एक पेज पे हों। मैं फिर आपको वंस अगेन कहता हूँ कि हम लोग जो हैं कारोबारी लोग टैक्स देना चाहते हैं। हमें इस बात का एहसास है कि टैक्स के बगैर हमारा निज़ाम, बिल्कुल हमारी नहीं चल हुकूमत सकता। नहीं चल सकती। लेकिन मैं समझता हूँ इसमें जो है हुकूमत का बड़ा रोल है। हम हुकूमत को ऐसी जो है वो पॉलिसी बनानी चाहिए जो एक तसलसल के साथ चले। सही, बिल्कुल किसी एक हुकूमत के साथ मशरूत नहीं होनी चाहिए। बिज़नेस की पॉलिसीज़, हेल्थ केयर की पॉलिसीज़ और एजुकेशन की जी हाँ। पॉलिसीज़, क्योंकि ये 3 इतने मेजर सेक्टर हैं जिनकी वजह से हमारे जो मुल्क का पहिया है, हमारी जो मईशत का पहिया है वो चल रहा होता है। कैसर साहब, अगर मौजूदा पॉलिसीज़ के हवाले से बात करें तो मौजूदा पॉलिसीज़ को आप किस तरह से देखते हैं कि कहाँ-कहाँ पर बेहतरी की गुंजाइश रह रही है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि इस वक्त कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें फ़ौरी तौर पर बेहतर करनी हैं। उसमें तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि हमारे इस वक्त पाकिस्तान में हमारी जो हमारे सराउंडिंग हमारे चाइना है, इंडिया है, बांग्लादेश है, वियतनाम है, उसका और अगर हम अपनी एनर्जी प्राइस का अगर हम मुआवजा करें तो हमारी बिजली की प्राइस हमारी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। सबसे पहले तो हमने इसको एक लेवल पर अगर लेके आए, जैसे कि हमारी फेडरेशन, हमारे सब चैम्बर मुतालबा बार बार हुकूमत से कर रहे हैं कि हमें जो 9 सेंट की जो है हमें वो एनर्जी जो है बिजली प्राइस हमें दी जाए। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि हमारा इस पूरे एरिया में सबसे ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, सही। जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री जो दिन ब दिन बंद हो रही है उसको भी चलाने के लिए एक बहुत 1 डिजिट में हमारा जो है इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। बट हुकूमत की जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि बिज़नेस को फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जा रही है, वो ईएफएस स्कीम के ज़रिए हो, वो इंटरेस्ट रेशो कहाँ 23 से स्टार्ट हुआ था और होते होते 12 तक पहुँचा, 13 तक पहुँचा, तो आइंदा आने वाले दिनों में ये भी यकीन दहानी कराई जा रही है कि ये मज़ीद कम हो सकता है। तो इस हवाले से आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि जिस तरह हुकूमत ग्रेजुअली जो है ये चीज़ें कम कर रही है, मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि अभी सूरत हाल ये है कि हमें हंगामी इक़दामात करने पड़ेंगे। जिस तरह किसी मुल्क में इमरजेंसी लगती है, इसी तरह मईशत के लिए एक इमरजेंसी लगानी चाहिए जिसमें फ़ौरी तौर पर फ़ौरी चीज़ें मैनेज करना होंगी। बिजली की प्राइस जो है उसको कम करना होगा, इंटरेस्ट रेट को कम करना होगा। देखें, अभी हमारे जिस तरह अमेरिका ने हमारे लिए जो हमारा जो टैरिफ रेट बिल्कुल कम किया है, कम किया। तो ये एक बड़ा अच्छा मौका था हमारे लिए पाकिस्तान के लिए, इसको हम उसको अवेल करते और हम अपनी एक्सपोर्ट बनाते, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाते। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो अभी मैंने आपको चीज़ें बयान की हैं, अगर ये चीज़ें अपने लेवल पे आ जाएँ तो इसमें कोई शक नहीं है हमारी जो एक्सपोर्ट भी बेहतर हो जाएगी और हमारा जो हमारे मुल्क की मईशत जो है वो बेहतर होगी। तो इसके लिए जो है मैं हमारे लिए एक मईशत के लिए जो है एक हंगामी जो है वो पैकेज का ऐलान करना होगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम बात करें बिज़नेस के मसाइल के हवाले से, तो ताजरों के बड़े छोटे छोटे से मसाइल हैं और छोटी छोटी सी डिमांड्स हैं। वो बिजली की कीमत कम करने के हवाले से हो, वो इंटरेस्ट रेट कम करने के हवाले से हो। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि जब भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, मशावरत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखना होता है। फर्दर भी इस टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे। वक्त है ब्रेक का। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। अब बात कर लेते हैं गोल्ड मार्केट में गोल्ड की प्राइस के हवाले से। ये कहना गलत नहीं होगा कि सोना ख़रीदना अब गरीब आवाम का सिर्फ ख्वाब बन के रह गया है। आज के हवाले से बात करें, कल की निस्बत गोल्ड की प्राइस में कमी आई है, लेकिन फिर भी गोल्ड की प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। आज के 1 तोला कीमत के हवाले से बात करें तो 4,28,700 में मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। और इसी तरह से 10 ग्राम के हवाले से बात करें 3,67,547 में 10 ग्राम गोल्ड फ़रोख्त। तो गोल्ड की कीमत में हम बड़ी गैर मुस्तहकम सी यकीनी सूरत हाल देख रहे हैं, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर है वो भी सोच रहा है कि आया इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और शादियों के सीज़न का भी आगाज़ हो रहा है, तो ऐसे में उन लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब है कि गोल्ड बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। तो मजमूई तौर पर बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है कि गोल्ड ख़रीदना चाहिए नहीं ख़रीदना चाहिए। ये तो अलबत्ता आज के रेट के हवाले से था। आई होप सो कि आने वाले दिनों में गोल्ड का रेट कम हो जाए, लेकिन ये कहें कि ऐसा होता हुआ हमें दिखाई दे तो गलत होगा। करेंसी रेट के हवाले से बात कर लें तो आज के करेंसी रेट कुछ यूँ हैं। यूरो के हवाले से सबसे पहले बात करते हैं तो यूरो की जो बाइंग पावर है 331.9 है और 335.4 में फ़रोख्त किया जा रहा है। सऊदी रियाल के हवाले से बात करें 75.35 में बाय किया जा रहा है और 76 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएई दिरहम के हवाले से बात करें 76.95 इसमें बाय किया जा रहा है और 70.95 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूके पाउंड के हवाले से बात करें 380.7 में बाय किया जा रहा है और 383.7 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएस डॉलर के हवाले से बात करें 282.7 में बाय किया जा रहा है और 282.8 में फ़रोख्त किया जा रहा है। अगेन हम वही सिचुएशन देख रहे हैं कि पाउंड की जो कीमत है और डॉलर की कीमत है वो हमें मुस्तकिम दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर थोड़ी सी स्टेबिलिटी हमें दिखाई दे रही है। अदरवाइज़ गोल्ड ख़रीदना जो है वो अब गरीब आवाम की पहुँच से दूर हो गया है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल के हवाले से। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के रोल को भी हमने देखा, लेकिन इसके साथ साथ फैसलाबाद की जो सूतर मंडी है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके हवाले से जानना, इनके मसाइल क्या हैं। यहाँ पर कैसे साहब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, सूतर मंडी के हवाले से बात करें, मजमूई तौर पे क्या सिचुएशन देख रहे हैं वहाँ पर? क्या हमें टेक्सटाइल वाली ये सिचुएशन नज़र आ रही है? देखिए जी, किसी वक्त हम ये बात करते थे कि सूतर मंडी जो है एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। तो मैं समझता हूँ कि अभी सूरत हाल वहाँ पे ये है कि हमारे वहाँ पे तकरीबन 450 हमारे मेंबर थे वहाँ पे यार्न मार्केट में, तो जो कम हो गए हमारे तकरीबन 300 रह गए हैं। तो उसकी मेन वजह यह है कि एक तो मुल्क में जो बहरानी सूरत हाल है, तो हमारे काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर हैं सूतर मंडी से जो हैं वो चले गए हैं, जो बाहर से आके वहाँ काम कर रहे थे। उसकी वजह यह है कि एक तो काफ़ी सारी स्पिनिंग मिल्स हमारी बंद हो गई, और दूसरा ये है कि एक जो अभी था EFS का जो हुकूमत ने मुतारफ़ कराया था एक्सपोर्टरों को सहूलत देने के लिए, तो EFS की वजह से वहाँ जो अब एक्सपोर्टर वहाँ से बाहर से माल मंगवा रहे हैं तो वो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरा जो कराची में हमारे जो इम्पोर्टर बैठे हैं वो EFS के थ्रू वहाँ से माल मंगवाते हैं और माल मंगवा के फिर वो जो है वो हमारे मुख्तलिफ शहरों में बेचते हैं। एक वक्त था जब कि पूरे पाकिस्तान की स्पिनिंग मिल्स जो हैं वो फैसलाबाद सूतर मंडी में अपना माल सेल करती थी, और वहाँ पे एक बड़ा भरपूर काम वहाँ पे होता था। तो एक तो मिलें बंद होने की वजह से काफ़ी सारी मिलें बंद हो गई, और दूसरा एक जो मशत को जो है पावर लूम काफ़ी हमारी बंद हो गई हैं, हमारे कुछ एक्सपोर्ट हमारी कम हुई है। उसके अलावा सबसे बड़ा मेन वजह हमारी EFS का है। इस वजह से सूतर मंडी में एक बुरानी कैफियत है, वहाँ पे कारोबार ना होने के बराबर है। तो मैं समझता हूँ कि ये जैसे मैंने पहले आपसे कहा है कि हम समझते थे कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट सूतर मंडी है, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो काफ़ी सारा जो है, एक तो लोग काफ़ी वहाँ से चले गए हैं और काफ़ी हमारा वहाँ पे कारोबार मुतासर हुआ है। कैसे साहब यहाँ पर मैं EFS के हवाले से बात करूँगी। अगर हम देखें इस स्कीम को, हुकूमत ने ताजरों को जिसे कहते हैं ग्रो करने के लिए या बिज़नेस कम्युनिटी ग्रो करने के लिए ये स्कीम जो है ये ऑर्गेनाइज़ करवाई थी, इंट्रोड्यूस करवाई थी, लेकिन इसके बाद कहीं ना कहीं हम लोगों की भी तो गलती है। हमने इस स्कीम से फ़ायदा उठाने की बजाय चोर रास्ते ढूंढने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से हमारे यहाँ की लोकल इंडस्ट्री जो है वो मुतासर हुई है। अगर हम EFS से अच्छे से एक प्रॉपर तरीके से लेकर चलते तो मुझे लगता है कि लोकल इंडस्ट्री भी ग्रो करती और ऐसी बेशुमार स्कीमें गवर्नमेंट की तरफ से मज़ीद भी आती। क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, ये माशाल्लाह आपको बड़ी इन्फॉर्मेशन आई EFS के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि EFS एक हुकूमत ने एक ऐसा एक जो है एक कानून बनाया था कि जिसमें अपनी एक्सपोर्टरों को अपनी एक्सपोर्ट बेहतर करने के लिए बाहर से जो है इनको धागा जो है वो मंगवाते थे। तो उनका मकसद था ये था कि हमारी जो एक्सपोर्ट बेहतर हो,
तो उसके लिए हर एक्सपोर्टर अपने लिए बाहर से माल मंगवा के अपनी फैक्ट्री में इस्तेमाल करता था। अभी ये क्या हुआ है कि इन लोगों ने, हमारे जो इम्पोर्टर्स थे, इन्होंने बल्कि कहा रहा है, एक बार अगर मैं एक्सपोर्टर बैठा हूँ तो मुझे अपनी फैक्ट्री के लिए अगर 50 लाख टन माल चाहिए, तो मैंने बाहर से समझ लें 70 लाख टन माल इंपोर्ट कर लिया है, तो 50 मैंने खुद इस्तेमाल कर लिया, बाकी जो 20 लाख है मैंने वो मार्केट में सेल कर दिया है। अगर बाहर से EFS के थ्रू हमें धागा आ रहा है, उसकी अगर कीमत लेट से कहते हैं अगर उसमें 5,000 है, तो हमारी यहाँ पे जो स्पिनिंग मिल्स हम वो धागा वही बना रही है, वो 7,000 में बना रही है। तो मुझे आप ये बताएं कि हमारी जो लोकल स्पिनिंग मिलें हैं वो कैसे सर्वाइव करती हैं। तो जो 2,000 का डिफरेंस है या 3,000 का डिफरेंस है वो कैसे पूरा होगा। देखें, उनकी तो 18% सेल टैक्स भी अदा कर रहे हैं, बिजली की प्राइस भी ज़्यादा दे रहे हैं, और बाहर से जो EFS के में जो धागा आ रहा है उसमें सेल टैक्स भी कोई नहीं है। तो मैं समझता हूँ इस वजह से जो है हमारी एक बुरानी कैफियत बनी है। तो अभी हमारे फैसलाबाद में सूरत हाल ये है कि एक्सपोर्टर्स और हमारे जो स्पिनिंग मिल्स हैं वो डायरेक्ट जो है वो आपस में कारोबार लेन देन कर रहे हैं। दरमियान में जो मिडल मैन था सूतर मंडी का, वो बिल्कुल दरमियान से आउट हो गया, जिस वजह से सूतर मंडी में कारोबार जो है ना होने के बराबर है। और मैं तो अक्सर ये बार बार ये कहता हूँ कि अब हमारी ये स्पिनिंग मिल चलनी चाहिए, ये इनका जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है वो बेहतर होगा, इनकी प्राइसेस बिजली की बेहतर होंगी। इनको जो है अगर हुकूमत इसमें इनको सहूलतें जो हमारे जो बंद अदारे पड़े हैं स्पिनिंग मिल, उनको फैसिलिटेट करे, तो मैं समझता हूँ दोबारा सारी ये स्पिनिंग मिलें दोबारा चल सकती हैं और दोबारा लोगों को रोज़गार मिल सकता है। और हमारी जो मईशत जो है दिन दिन जो ख़राब हो रही है, हमारे धागे की जो हमारी जो उसकी जो सप्लाई कम हो रही है वो बेहतर हो सकती है अगर ये सारे जो पैरामीटर्स हैं इनको अगर बेहतर कर दिया जाए। बिल्कुल कैसे साहब, अब तो हम उस स्टेज पे नहीं है कि हम किसी भी एक कारोबार को बंद होते देखें, वो सूतर मंडी है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, क्योंकि हमारे यहाँ बेरोज़गारी जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारे यंगस्टर परेशान दिखाई दे रहे हैं, शहर के मसाइल भी बढ़ रहे हैं, एक आम इंसान की ज़िंदगी कहीं ना कहीं मुतासर हो रही है। जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर ताजिर खुशहाल है तो समझो शहर खुशहाल है, शहर खुशहाल है तो मुल्क खुशहाल है, लेकिन यहाँ पर हमें ज़रूरत इस अमर की है कि पॉलिसीज़ जो हैं वो बेहतर बनाएं। सूतर मंडी के हवाले से आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि सूतर मंडी को दोबारा से ग्रो करने के लिए क्या क्या इकदाम होने चाहिए? देखिए जी, सूतर मंडी को ग्रो करने के हवाले से मेरा तो हुकूमत से ही मुतालबा है कि सूतर मंडी की दोबारा रौनकें बहाल हो सकती हैं अगर तो हमारी पाकिस्तान की तमाम स्पिनिंग मिल्स जो हैं वो दोबारा चल पड़ें। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 50% हमारी स्पिनिंग मिल्स बंद हो चुकी हैं, और उसमें हमारी अगर मिलें दोबारा चल जाएँ, और उसके अलावा जो EFS जो बाहर से जो माल आ रहा है, देखें हमारा पहले था कि हमारी पावर लूम्स, हमारी जो विविंग फैक्ट्रियाँ हैं वो हमसे सूतर मंडी से माल परचेज़ करती थी। अब वो सूतर मंडी से माल परचेज़ नहीं कर रहे, अब जो है वो डायरेक्ट जो है वो जो कराची में इम्पोर्टर बैठा है वहाँ से माल परचेज़ करते हैं, या फिर वो बाहर से जो माल मंगवा रहे हैं। तो हमारा जो दरमियान में हम मिडल मैन थे, हमारा तो वहाँ पे काम ही आउट हो गया, जिसकी वजह से हमारी सूतर मंडी में एक बुरानी कैफियत है। मैं समझता हूँ कि दोबारा जो हमारे अदारे बंद हो चुके हैं, जो लोन की वजह से बंद हैं, बिजली की जो प्राइस ज़्यादा होने की वजह बंद हैं, अगर हुकूमत ऐसा कोई उसमें, मैंने जैसे पहले आपसे कहा है कि हुकूमत को एक एमरजेंसी जो है नाफिज करनी चाहिए मईशत के लिए। बिल्कुल इसी तरह से है, ये एमरजेंसी जो है ना ये नाफिज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कारोबार खुशहाल होगा तो शहर खुशहाल होगा, मुल्क खुशहाल होगा। फर्दर भी बात करेंगे, वक्त है ब्रेक का। स्टेप वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में बात हो रही है फैसलाबाद के हवाले से, फैसलाबाद को कैसे बेहतर बनाया जाए। और जब फैसलाबाद की बेहतरी के हवाले से बात हो तो इंडस्ट्रियलिस्ट के हवाले से बात की जा सकती है, बिज़नेस कम्युनिटी को एम्पावर करने के हवाले से बात की जाती है, छोटी बड़ी सनतों को ग्रो करने के हवाले से बात की जाती है। अगेन प्रॉब्लम आती है हमारी पॉलिसीज़ में, और ऐसे में वो लोग के जो कि छोटी स्मॉल इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं या इस फील्ड को अडॉप्ट करना चाहते हैं, और मजमूई तौर पे अगर कारोबारी सिचुएशन के हवाले से बात करें तो हमें बड़ी परेशानी दिखाई देती है। तो ऐसे में उनके ज़हन में कैसे साथ ये सवाल आता है, क्या ये टाइम है कि वो फैसलाबाद के लिए इन्वेस्ट करें अपने बिज़नेस में, क्या वो बिज़नेस में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, क्योंकि आपका ताल्लुक़ और आपकी एक्सपर्टीज़ बिज़नेस में माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा रही हैं। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं, क्योंकि हमारा नौजवान बड़ा परेशान है ऐसी सिचुएशन में? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारा जो SME सेक्टर है, ख़ास तौर पर हमारे जो छोटे कारोबार जो करने वाले लोग हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमारी फैसलाबाद वुमन चैम्बर जो है हमारी, वो बड़ा एक काम कर रही हैं। तो वो हमारी फ़ीमेल जो है वो उनको स्किल्ड में बड़ा कर रही हैं। तो आप फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाएँ तो अपना वहाँ पे वुमन चैम्बर में, तो वो हर साल जो है बल्कि
अक्सर जो है एग्ज़िबिशन लगवाती हैं, और जहाँ पे जो हमारे जो ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए, उनको बेहतर मौके करने, कारोबार करने के लिए वहाँ पे बड़ा उनको स्किल्ड करने में बड़ा काम कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो ख़वातीन हैं वो बड़ा एक अहम रोल प्ले कर सकती हैं। तो छोटे छोटे जो बिज़नेस हैं, जैसे गारमेंट्स का काम है, छोटे शूज़, बैग्स जो चीज़ें हैं, इस तरह की वो वहाँ वो काम कर सकती हैं। उसमें अगर आप फैसलाबाद वुमेन चैम्बर्स को अगर उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन करके वहाँ जाके उनसे उनसे मेंबरशिप लें, वहाँ देखें वो कैसा काम कर रही हैं, तो वहाँ से जो है हमें बड़ा एक जो है उनको एक मौका मिल सकता है। और बाकी अभी जैसे आपने नौजवानों की बात की है, तो अभी छोटे छोटे कारोबार में ख़ास और हमारा जो टेक्सटाइल में उसमें बड़े मौके हैं। आप छोटे काम करके, आप जैसे एम्ब्रॉयडरी का काम है, आप छोटे लेवल पे आप ये काम कर सकते हैं। इसमें अभी पोटेंशियल है इसमें। और जो बड़े बड़े अदारे हैं, जैसे स्पिनिंग मिल्स हैं, हमारे बड़े बड़े कारोबारी इदारे हैं, वो तो एक रूटीन के साथ चल रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ आज भी हमारे जो छोटे छोटे इदारे हैं वो बड़ा अच्छा एक जो है बच्चे हमारे जो नौजवान नस्ल है वो अच्छी रोज़ी कमा सकते हैं। उसमें हमारा सिर्फ ये है कि हमारे जो जैसे गारमेंट्स का काम है, शूज़ का काम है, बैग्स का काम है, इस तरह की चीज़ें वो बना के जो है वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं चैम्बर के थ्रू, और ख़ुद भी वो फैसलाबाद में या पूरे पाकिस्तान में जो है ऑनलाइन काम कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ इसमें अभी भी जो है इसमें रोज़गार भी है और इसमें प्रॉफिट भी है। और मेरी जो है हमारे जो बच्चे जो हमारी जो नई जनरेशन है, मैं उनसे यही जो है मैं उनको पैगाम दूंगा कि छोटे छोटे कारोबार हैं जो हुकूमत भी इस वक्त कर्जा दे रही है, तो वो कर्जा लेके, वो लोन लेके ये छोटे छोटे कारोबार कर सकते हैं और उनको करना चाहिए। और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें आजकल ई-कॉमर्स है, ऑनलाइन पे जो है बड़ा काम हो रहा है। तो आप घर में बैठकर अगर आपके पास कोई स्किल्ड है, जिस तरह हुकूमत ने अदारे बनाए हुए हैं, वहाँ से आप स्किल लेकर वो चीज़ें बनाएं। और ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि हमारी जो टेक्सटाइल है उसमें बड़ा भी पोटेंशियल है। उसमें मैंने बताया जैसे अभी अब गारमेंट्स की बात की है, और बाकी जो और फैब्रिक है उसमें काफ़ी सारा काम है, इंशाल्लाह उसमें काम हो सकता है उसमें। बिल्कुल इसी तरह से छोटे छोटे से इनिशियल स्टेप होते हैं, और ऐसे में एफसीसीआई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस भी कहीं ना कहीं कम्युनिटी में फैलाई जा रही है। कम्युनिटी इंगेजमेंट में एफसीसीआई का रोल है, वो ख़वातीन हो, हमारे मर्द हजरात हो, तो इन्हें एम्पावर किया जा रहा है। कैसे साहब बड़ा पॉजिटिव रोल है। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं शहर की बेहतरी के हवाले से बात करूँ, क्योंकि जो एफसीसीआई है ये शहर की बेहतरी के लिए भी बड़ी आवाज़ें बुलंद करता है, तो ताजर के सबसे बड़ा मसला कार्गो फ़्लाइट्स का है। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स यहाँ से नहीं होती। इस शहर को कैंसर अस्पताल की ज़रूरत है, इस शहर को ट्रॉमा सेंटर की ज़रूरत है, हमें नहीं नज़र आ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये चीज़ एफसीसीआई की तरजीहात में शामिल होंगी क्या? इससे कबल भी ये चीज़ें तरजीहात में थी? देखिए जी, आप एक साल हमने, एक साल के टेन्योर में हमने पूरी आवाज़ अपनी बुलंद की है। हमने तो फैसलाबाद में जो है एक जो है वो कैंसर हॉस्पिटल होना चाहिए, आप देखें पूरे फैसलाबाद के सराउंडिंग में कितने इलाके हमारे हैं। बिल्कुल इसी तरह से उसके लिए सिर्फ लाहौर, हर बंदे को लाहौर जाना पड़ता है। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद में एक बड़ा कैंसर हॉस्पिटल होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से है। अस्पताल बहुत बड़ी ज़रूरत भी है यहाँ पर, और कारोबार को भी एम्पावर करने के लिए टैक्सेशन का निज़ाम बेहतर बनाना चाहिए। बिज़नेस कम्युनिटी एम्पावर होगी, टैक्सेशन का निज़ाम बेहतर होगा और शहर बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया कैसर शमस साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। शहरियों की बेहतरी के हवाले से बात करें या फैसलाबाद की बेहतरी के हवाले से बात करें, बड़े छोटे छोटे से इक़दाम करने की ज़रूरत है। आई होप सो कि हुकूमत की तरजीहात में ये चीज़ें शामिल हों। वक्त तो है जी एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात कर लेते हैं वीकेंड के हवाले से। वीकेंड आते ही हम सब लोगों के चेहरे खिल से जाते हैं और हम लोग पूरे वीक को एक हार्डवर्क से, एक मेहनत के साथ मनाते हैं, और फिर जैसे ही वीकेंड आता है तो हम सोचते हैं कि चलो सारा दिन सो लिया जाए, फ़ोन स्क्रॉल कर लिया जाए या मूवी देख ली जाए। ऐसे में कितने लोग हैं जो कि ये सोचते होंगे कि वीकेंड को प्रोडक्टिव कैसे बनाना है। मुझे ये लगता है कि हम सब एक रैट रेस में दौड़ रहे होते हैं और हम नहीं सोचते कि वीकेंड को किस तरह से प्रोडक्टिव बनाना है। और फिर इसका असर ये होता है कि जब हम मंडे वाले दिन ऑफिस पहुंचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमने अपना वीकेंड बर्बाद कर लिया। तो इस वीकेंड आपने ये सोचना है कि आपने बिल्कुल सोना नहीं है, बल्कि कुछ प्रोडक्टिव करना है।
और प्रोडक्टिविटी के हवाले से हम बात करें तो अगर हम एक दिन में अपने आप को 15 मिनट दे देते हैं, मैं समझती हूँ ये 15 मिनट हमारी खुशकिस्मती है कि हम अपने लिए स्पेंड करें। और आज के बहुत मसरूफ़ दौर में हम देखते हैं कि एक नफ्सा नफसी का आलम है, हम ज़िंदगी में अपने तमाम तर मामला देख रहे होते हैं, कारोबार भी देख रहे होते हैं, अपनी फ़ैमिली को भी देख रहे होते हैं, लेकिन हमारी जो अपनी ज़ात है वो सबसे आखिर पे आ रही होती है और वीकेंड में भी यही मामला होता है। तो इस वीकेंड आपने ये तय करना है कि आपने इस वीकेंड को प्रोडक्टिव किस तरह से बनाना है। छोटे-छोटे से इनिशिएटिव हैं, हम ऐसी गलतियाँ कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सैटरडे बहुत सारे लोगों का वर्किंग डे भी होता है, तो हम क्या करते हैं कि सैटरडे को कोई काम नहीं करते हैं और सिर्फ संडे की खुशी के लिए सारा दिन वेस्ट कर लेते हैं। तो इस सैटरडे को आपने ये अहद करना है कि आप अपने काम जो हैं वो कभी भी मंडे पे नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने मंडे पे काम छोड़ दिया तो फिर आपको मंडे भी बुरा लगेगा और मंडे वाले दिन ऑफिस जाते हुए आपको बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो इसी तरह से आपने छोटी-छोटी सी अपनी डेडलाइंस बना लेनी है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को ऑर्गेनाइज़्ड रखेंगे, इतनी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में आसानी आएगी। मैं 15 मिनट के हवाले से बात कर रही थी कि हम अगर रोज़ाना के 15 मिनट जो हैं वो अपने आप को देंगे तो हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। और बेहतरी के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद में जी बेहतरी आना शुरू हो गई है। फैसलाबाद के जो रोड्स हैं वो बेहतर होने शुरू हो गए हैं। हमने झाल वाला पुल देखा जो कि ट्रैफिक की डाइवर्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वहाँ पर तामीराती जो काम है उसका आगाज़ हुआ। फर्दर क्या सिचुएशन है इस पर हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं इमरान असलम। जी इमरान असलम, बताइएगा झाल वाले पुल की मौजूदा सिचुएशन क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल महबूब, जो फैसलाबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल थी वो बड़ी गंभीर थी। यहाँ पर रोड टूटे हुए थे, पुलों की हालत खस्ताहाल थी, ज्वाइंट टूटे हुए थे, जिस पर जो है सिटी फॉर डिजाइन की जानब से बार निशानदेही की थी। अभी फंड जो है फैसलाबाद के जो जाल पुल है उसकी ज्वाइंट की तब्दीली का काम जारी है। 7 करोड़ लागत है इसकी और एक साइड की सतियाना की तरफ से आने वाली रूट है उसके ज्वाइंट तब्दील किए जा रहे हैं। यही वो कम्प्लीट होगा तो समुद्री रोड की तरफ जाने वाला जो फ्लाईओवर है उसके ज्वाइंट की तब्दील होंगे। इससे कपल जो नोटी पुल है वो भी 4 करोड़ लागत से उसकी रीकारपेटिंग की गई। और इसके साथ साथ फैसलाबाद में जो जितने भी रोड्स हैं इनका पैच पर जो है फैसलाबाद की जानब से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को हदायत कर दी गई है कि तमाम छोटे और बड़े रूट्स पर जो पैच पर मुकम्मल किया जाए, क्योंकि ग्रीन बसें फैसलाबाद की सड़कों पर उतार दी गई हैं तो खड्डों और इसके साथ साथ घरों से बचाने के हवाले से क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट की फैसली है उसको और अवामी जो सफरी सहूलत को आरामदेह बनाने के हवाले से पैच वर्क किया जा रहा है। इसके साथ साथ फैसलाबाद में सेफ्टी जो कैमरे हैं वो भी फाल हो चुके हैं, तमाम बाईपास पर वो लगा दिए गए हैं, मॉनिटरिंग भी शुरू कर दी गई है। इसका बुनियादी मकसद जो है क्राइम की रोकथाम के साथ साथ जितनी भी जो मूवमेंट हैं शहर में आने वाली आमदोरफ्त हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल करना, ये तमाम के जो मूर है सिटी की जांच पर अंजाम दिए जा रहे हैं। फैसलाबाद में जो अभी बड़ा मनसूबा है वो सेफ सिटी का था, वो जो बायर तक पहुंचा। इसी तरह IT यूनिवर्सिटी और सफारी पार्क की जो इमरान ये भी बताइएगा झाल वाला पुल क्योंकि ट्रैफिक की यहाँ पर आमतौर काफ़ी ज़्यादा रहती है, डाइवर्शन के हवाले से कौन कौन से रूट्स मौजूद हैं और शहरियों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ रहा? बिल्कुल ऐसी सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानब से जो जाल वाला पुल है उसकी अल्टरनेट रूट्स दिए गए हैं। जो सूरी रोड की तरफ से आने वाली ट्रैफिक है वो डिस्कोर्ट रोड नरगला रोड को इस्तेमाल करते हुए स्टेशन तक पहुंच सकती है, जबकि जो सतियाना रोड से आने वाली ट्रैफिक है वो बी ग्राउंड से होती हुई अब्दुल्ला पुल को इस्तेमाल करके स्टेशन तक पहुंच सकती है। जबकि शहर से सतियाना रोड समुद्री रोड की तरफ से जाने वाले ट्रैफिक है वो भी मुतबदल रूट इस्तेमाल कर सकती है। इसी तरह से पुलिस की जानब से तमाम अल्टरनेट रूट दिए गए हैं। ट्रैफिक जिला दफ्तर जारी है और 3 माह में फैसलाबाद का जो जाल फ्लाईओवर का काम है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा और ज्वाइंट दिल्ली का नेशनल हाईवे फैसलाबाद की जानब से 7 करोड़ 40 लाख की लागत से इसको मुकम्मल किया जाएगा। और ये फैसलाबाद में रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों जो गाड़ी यहाँ से चलती थी, जाहिर है वो ज्वाइंट सुकर चुके थे। MND की जानब से परमिशन थी कि जो ज्वाइंट फौरी तब्दील किए जाए, वरना जो पुल के रास्ते हैं वो भी मुनक़ता होने का खदशा था। अभी फाइनली जो है इस पर काम जारी है और एक तो गाड़ी के जो टायर्स है रिम वगैरह वो कर सकेंगे। एक जो जल्द से जल्द आराम का सफर। इमरान ये तो बहुत अच्छी बात है कि झाल वाला पुल फैसलाबाद का एक पुराना मसला था जिसके जॉइंट्स जो हैं वो ख़राब हो रहे थे, लेकिन हम अक्सर ये देखते हैं कि कोई भी मंसूबा है उसका आगाज़ कर दिया जाता है लेकिन उसकी तामीर के लिए एक अरसा रिक्वायर्ड होता है। तो ये पुल हमें कब तक तामीर होता हुआ दिखाई दे रहा है या इसकी जो मरम्मत का काम है ये कब तक कम्प्लीट हो जाएगा? जी बिल्कुल, महकमा हाईवे की जानब से 3 माह का इसका टाइम पीरियड लिया गया है कि 3 माह तक दिसंबर तक यानी कि इस पुल को मुकम्मल कर लिया जाएगा। क्योंकि फ्लाईओवर है, बड़ा फ्लाईओवर है, इसके ज्वाइंट भी जो है पेपर कवानीन के तहत तमाम जो मटीरियल वो इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी दिसंबर तक शहरी को मुतबादल रूट्स के हवाले से आगाही कर दी गई है
3 माह के लिए जो दुश्वारी का सामना शहरी उसके हवाले से ये रूट दिए गए हैं और दिसंबर के बाद फ्लाईओवर को पूरी तौर पर ऑपरेशन कर दिया जाएगा और इस ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे शहर बिला तवक्कल इस फ्लाईओवर का इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन ये बड़ा एक शहर को जाने वाली और आने वाली जो ट्रैफिक थी उसमें बड़ा एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहा था फ्लाईओवर। अब इसको फाइनली ज्वाइंट की प्रक्रिया काम जारी है, जिसको हाईवे डिपार्टमेंट दिसंबर तक 7 करोड़ की लागत से मुकम्मल करेगा। बिल्कुल सही। और इमरान ये भी बताइएगा, अगर फैसलाबाद के हवाले से आप बात कर रहे हैं, फैसलाबाद के बेशुमार ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मसले हैं वो शहरियों को आते हैं, पैच वर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ बाकी तरजीहात को किस तरह से देख रही है ज़िला इंतज़ामिया? बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा कि जिला इंतजामिया की जानब से फैसलाबाद में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके मिसाइल को बेहतर करने के हवाले से तमाम जमात उठाए जा रहे हैं। जैसा कि फैसलाबाद में बड़े सेंटर्स बन रहे हैं, पूरा फोर्सेस के सेंटर का क्या नाम लाया जा रहा है, कॉलेज की अपग्रेडेशन का काम किया जा रहा है। फैसलाबाद में जो बड़ा आम शाहरा का मसला था, समुद्री रोड का जो अंडरपास है, इसको अब अंडरपास की बजाय सिग्नल फ्री करने लगे हैं। जिस तरह केनाल रोड है उस तरह का इसको बनाने लगे हैं कि बिला तवक्कल राउंड अबाउट यू टर्न खत्म करते हुए रोशनवाला बाईपास से लेके लाल फ्लाईओवर तक बिल्कुल सिग्नल फ्री कर दिया जाएगा और इसको सर्विस लाइन भी बनेगी, केनाल एक्सप्रेस वे भी इस तरह का ये बनाया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर ट्रैक या जो बसें हैं वो उतारी जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान असलम फॉर ज्वाइनिंग अस थ्रू योर कॉल। और हम बहुत उम्मीद कर रहे थे कि फैसलाबाद के ये जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले हैं ये हल होते हुए हमें दिखाई दें, और काफ़ी हद तक ये मसला अब हमें हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अब बात कर लेते हैं सालगिरह के दिन के हवाले से। बड़ा ख़ास और बड़ा स्पेशल दिन होता है और इस दिन आप लोगों को कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन को एक प्रोडक्टिव वे में सेलिब्रेट कर सकें। सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और आपकी ज़िंदगी की सेलिब्रेशन हमारे लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट होती हैं। आपकी बर्थडे को हम शामिल करेंगे सिटी एट 10 में। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस पर आप अपनी बर्थडे के हवाले से वीडियोज़ पिक्चर्स हमें भेज सकते हैं और साथ ही अपनी बर्थडे की या सालगिरह की तारीख हम सिटी एट 10 में शामिल करेंगे। आज की सालगिरह के हवाले से बात करें तो मोहम्मद इर्तज़ा अब्दुल रज़ाक जो हैं वो अपनी सालगिरह मना रहे हैं। सिटी 41 की पूरी टीम की जानिब से विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। देखते हैं ये क्लिप। को एक दफ़ा फिर बर्थडे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और सेकंड बर्थडे के हवाले से बात करें, जो आज सेकंड बर्थडे मना रहे हैं वो हैं मुसव्विर हुसैन। देखते हैं सबसे पहले ये क्लिप। मुसव्विर हुसैन को सिटी 41 की पूरी टीम की जानिब से बर्थडे की ढेरों ढेरों मुबारकबाद। आपकी ज़िंदगी का हर दिन खुशियों से महकता रहे, आप अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं सफ़री सहूलियात के हवाले से। अगर हम बात करें सफ़र के हवाले से तो सबके ज़हन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि सफ़र ऐसा होना चाहिए जिसमें आसानी भी हो और जिसमें कम पैसे भी लगें। और कम पैसों के हवाले से बात करें तो रेलवे जो है वो इकनॉमिकल सोर्स होता था ट्रैवलिंग का, लेकिन अगर हम मसाइल के हवाले से बात करें तो दिन ब दिन मसाइल रेलवे के बढ़ते जा रहे हैं। कभी रेलवे में लेडीज़ काउंटर का ना होना, रेलवे में सफ़री सहूलियात के हवाले से उस तरह से नहीं है, अपडेट नहीं है रेल। और अगर फ़्लड के हवाले से बात करें तो फ़्लड ने हमारे मुल्क की रेलवे को काफ़ी ज़्यादा मुतासिर किया है। बेशुमार रेलवे ट्रैक थे जो पानी में डूब गए थे, जिनकी बहाली का काम अभी तक जारी है। तो ऐसे में शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे क्योंकि रेलवे को एक इकनॉमिकल सफ़र का ज़रिया समझा जाता है। और एक टाइम था कि जब रेलवे को लोग बहुत शौक़ से इसमें ट्रैवल किया करते थे और हमने रेलवे की हवाले से बड़ी कहानियाँ भी सुनी हुई थी। लेकिन अब मजमूई तौर पे बात करें तो अक्सर हम ये देखते हैं कि ट्रेन जो हैं वो ताख़ीर का शिकार होती हैं, प्लेटफॉर्म पे बेशुमार मसाइल होते हैं। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अब जो रेलवे में वो पहले वाली बात नहीं रही। और पहले वाले हवाले से बात करें तो लोग बड़े शौक़ से ट्रैवल करते थे, लेकिन मौजूदा सिचुएशन के हवाले से कभी हम ज़्यादा डिसपॉइंट भी होते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं जो आज भी रेलवे से ट्रैवल करने को फोकियत देते हैं। लेकिन बात वही है कि हमारे यहाँ ये बात कहती तो दी जाती है कि रेलवे के निज़ाम में बेहतरी जो है वो लाई जाएगी। रेलवे ट्रैक के हवाले से बात कर लेते हैं कि फ़्लड की सिचुएशन के हवाले से बहुत सारे ट्रैक जो हैं वो मुतासर हुए थे। मौजूदा सिचुएशन क्या है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं सिटी 41 के रिपोर्टर अवैस अली। जी अवैस, बताइएगा कि मौजूदा ट्रैक की सिचुएशन क्या देख रहे हैं जो फ़्लड के दौरान मुतासर हो गए थे। बिल्कुल महविश, आज 33 रोज़ हो चुके हैं सैलाब के पेश नज़र फैसलाबाद से दीगर शहरों को रेलवे सख्त बुरे अंदाज से मुतासर है। सैलाब की वजह से फैसलाबाद से लाहौर, कराची, रावलपिंडी और इस्लामाबाद जाने वाली जो ट्रेनें हैं उनका ट्रैक बंद किया गया।
मिल्लत एक्सप्रेस 16 रोज रखी गई रेलवे ट्रैक के ना होने की वजह से। तो 16 रोज बाद मिल्लत एक्सप्रेस बहाल कर दी गई, मगर अभी भी हाल पराक्रम एक्सप्रेस, पाकिस्तान एक्सप्रेस और रहमान बाबा एक्सप्रेस जो है वो 33 रोज से बंद हैं और फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से दीगर शहरों को रवाना नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को बहुत मुश्किल का सामना है। जो लोग फैसलाबाद से कराची का सफर करना चाहते हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, लाला मूसा, इन शहरों का सफर करना चाहते हैं और फैसलाबाद से दूर दराज के जो शहर हैं उनके सफर के लिए रेलवे जो है वो सफर का एक सस्ता जरिया है। मगर ताहाल महकमा रेलवे जो है वो सैलाब के पेश नजर ट्रैक को मुकम्मल तौर पर बहाल बनाने में सुस्ती का शिकार है। मुसाफिर ये मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द बहाल किया जाए, क्योंकि रेलवे बंद होने की वजह से, ट्रेनें बंद होने की वजह से मुसाफिर दीगर ट्रांसपोर्ट के जराया जो है वो इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाला मूसा, पेशावर के लिए। दूसरी जानब महकमा रेलवे का ये मौकफ है कि ट्रैक को क्लियर भी किया जा रहा है और सैलाब का पानी चूंकि बहुत ज्यादा आ चुका था बहुत से मकामात पर, तो ट्रैक को क्लियर करने के बाद उसकी मेंटेनेंस का काम जो है लेकिन वो अवैस भी किया जा अगर रहा है। सैलाब की और सूरत मुकम्मल हवाल तौर के पर हवाले जब से तक बात ट्रैक करें को तो अब तो बहाल नहीं सैलाब जाएगा, गुजरे काफ़ी अरसा हो गया और हम देख रहे हैं कि स्टिल ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद कितने दिन लग सकते हैं? बिल्कुल महविश 33 रोज का जो है वो अरसा गुजर चुका है और सैलाब के पेश नजर जो ट्रैक मुतासर हुआ था उसकी बहाली को महकमा रेलवे ताहाल मुमकिन नहीं बना सका है। और इससे जो महकमा रेलवे का ये मौकफ है कि इसको जल्द अज जल्द जो है वो बहाल कर दिया जाएगा और आइंदा 8 से 10 रोज में फैसलाबाद से दीगर शहरों को ट्रैक बहाल कर दिया जाएगा। मगर यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि महकमा रेलवे की बद इंतजामी और सुस्ती और काहली की वजह से न सिर्फ मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, बल्कि फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर जो मजदूर तबका हैं, जो लोग वहाँ पर कूली हैं, जिनका रोजगार ट्रेनों की आमदरफ्त से वाबस्ता है, वो मुतासर हुए हैं बहुत बुरे अंदाज से। उनके चूल्हे जो है वो ठंडे पड़े हैं और उसके साथ साथ वहाँ पर जो रेहड़ी बान हैं या कंटीन से अपना रोजगार कमाते हैं, उन लोगों का कारोबार भी 33 रोज से बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि जब ट्रेनें नहीं आएंगी, स्टेशन पर आमदरफ्त नहीं होगी, मुसाफिर नहीं आएंगे, तो उनका काम किस तरह से चलेगा। तो ये तबकात जो हैं, जो महकमा रेलवे से इनका रोजगार वाबस्ता है, वो मजदूर तबका लोग भी बहुत बड़े अंदाज से मुतासर हुए हैं। 33 रोज वैसे के आपकी बावजूद शहरियों से बात हुई है इस हवाले से, वो किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल नवश, उनसे बात हुई है। कुली तबका जो है वो भी यही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है और इसके अलावा दीगर स्टेशन पर जो मजदूर तबका है कि जल्द अज जल्द जो है वो ट्रेनों को बहाल किया जाए, क्योंकि उन लोगों का जो रोजगार है वो ट्रेन की आमदरफ्त से ही वाबस्ता है और वो सालों साल से फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर अपनी मजदूरी करके घर का जो चूल्हा है वो रहे हैं। तो ये तमाम तर इसको जो है वो कहा यह जा सकता है कि महकमा रेलवे की जानिब से सैलाब से कबल कोई ऐसी मनसूबाबंदी नहीं की गई और सैलाब के बाद जिस मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इकदाम किए जा रहे हैं, वो इतनी तेजी के साथ नहीं किए गए कि ट्रैक को जल्द अज जल्द जो है वो बहाल की है और लोगों को सहूलत फराहम की। महकमा रेलवे जो पहले ही खसारे का शिकार है, उनकी प्राइवेटाइजेशन की बात जो है वो आए रोज की जाती है और इसके बावजूद जो इंतजामी वो है उसमें ताहाल जो है वो बेहतरी नजर नहीं आ रही। वैसे ये भी बताइएगा कि अगर ट्रैक बहाल करने के हवाले से इतनी मसला आ रहा है, इतनी परेशानी आ रही है, तो क्या रिसोर्सेज की कमी है, फंड्स मौजूद नहीं है, मैन पावर कम है, आखिर मसला आखिर आ कहाँ रहा है? बिल्कुल महविश, इसको कहा जा सकता है कि रिसोर्सेज की कमी है। जदीद दौर में महकमा रेलवे का जो निज़ाम है, महकमा रेलवे की जो है उसके जो हालात इस्तेमाल किए जाते हैं वो के मुताबिक नहीं है। फाटकों पर जो अमला मौजूद होता है, उनके पास जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो भी जो है वो आज से सैकड़ों साल कबल जो होता था उस अंदाज से जो है वो कम्युनिकेशन की जा रही है। तो जदीद कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद नहीं है महकमा रेलवे के अमले के पास और जदीद आलात महकमा रेलवे जो है वो शायद खरीदने में नाकाम है, जो जल्द अज जल्द ट्रैक की मेंटेनेंस का काम करे और पानी को क्लीन करे। उसके अलावा दीगर जो तकनीकी खराबियां आती हैं उनको दूर करने के हवाले से कुछ जो है वो जदीद मशीनरी का इस्तेमाल किया जाए, ताकि रेलवे में इस तरह से सैलाब पता न खासा अगर मुस्तकबिल में आता है तो उसके हवाले से लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उसके अलावा वैसे ये भी बताइएगा कि अगर रेलवे स्टेशन के हवाले से बात करें तो रेलवे स्टेशन पे आप क्या फैसिलिटेशन देख रहे हैं? बिल्कुल, फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूदा जो वजारत रेलवे हैं, बाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी, उनकी जानिब से
जदीद प्लेटफार्म बनाने के हवाले से हिदायत जारी की गई थी, उसका काम जो है वो जारी है। तो वो तकरीबन 8 से 10 रोज में महकमा रेलवे का ये मौक़िफ़ है कि उसको मुकम्मल कर लिया जाएगा और फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर फैमिलीज वेटिंग हॉल जदीद तर्ज का बनाया जाएगा, जिस तरह से लाहौर में बनाया गया है। और इसके साथ साथ रिजर्वेशन दफातर जो हैं उनमें जिद्दत लाई जा रही है ताकि लोगों को टिकट लेने में दुश्वारी ना हो। ये रेलवे सफ़र करने वाले जो मुसाफिर हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि 8 रोज बाद वो फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर वो सिस्टम देखेंगे जो कि लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को जो सहूलियत फराहम की जाती थी, क्योंकि मुसाफिरों का ये बेहतरीन मुतालबा था कि स्टेशन पर जो फैमिलीज वेटिंग हॉल बनाया गया है वो उस तरह का नहीं है कि लोग फैमिलीज के साथ शदीद गर्मी में या शदीद सर्दी में बैठ के उसके बासानी इंतजार कर सकें। वो खस्ताले का शिकार था, लेकिन अब 3 करोड़ रुपये से ज़ायद की लागत आई है इसके तमाम तर तामीरात पर, जो कि 8 रोज में मुकम्मल हो जाएगी। तो इससे मुसाफिरों को जो है वो ट्रेनों का इंतज़ार करने में भी आसानी हो। बहुत शुक्रिया वैस तफसीलात से आगाह करने के लिए। आई होप सो कि रेलवे के मामला जो हैं ये हमें बहुत जल्द हल होते हुए दिखाई दे, क्योंकि आसान सफरी सहूलत जो है वो एक शहर की डिमांड होता है और रेलवे अगर हम बात करें तो बड़ा सस्ता सोर्स समझा जाता था सफरी लिहाज से, सफरी एतबार से, लेकिन अब शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आई होप सो कि ये परेशानी बहुत जल्दी हमें हल होती हुई दिखाई दे, ट्रैक बहुत जल्दी बहाल होते हुए दिखाई दे। फर्दर शहर की डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे जी। फैसलाबाद में सफरी सहूलत को आसान बनाने के लिए सिटी में डेवलपमेंट के हवाले से इलेक्ट्रो बसेस भी आ गई हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है बेहतरी की। इस पर हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सिटी 41 के रिपोर्टर इमरान असलम ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं इमरान आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए महविश? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इमरान असलम, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ फैसलाबाद का पुराना मुतालबा डेवलपमेंट के हवाले से, इलेक्ट्रो बसेस के हवाले से। इलेक्ट्रो बसेस आई, हमने देखा शहरी बड़े खुश हुए, लेकिन कहीं ना कहीं हम अक्सर अपने प्रोग्राम में ये गुफ्तगू करते थे बीइंग अ सिटीज़न हमें अगर कोई सहूलत दी गई है इसका ख्याल रखना है। तो मैंने बेशुमार सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस देखी हैं जहाँ पर मुझे लगता है कि आवाम की तरफ से भी जो वसाइल उन्हें प्रोवाइड किए गए हैं गलत इस्तेमाल हो रहा है। आपने क्या देखा है, या किस तरह से अगर हमें कोई नेमत मिल गई या फैसिलिटेशन मिल गई है उसे यूटिलाइज़ किस तरह से किया जा सकता है? देखें, पूरी दुनिया में जो सफरी सहूलत है, ज़राए मवासलात है, उसकी एक बड़ी कदर जानी जाती है। आप देख सकते हैं कि किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार उसके ज़राए मवासलात से होता है। ज़राए मवासलात में ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है, सफरी सहूलत में फ़ज़ाई सफ़र है, ज़मीनी सफ़र है, रेलवे का सफ़र है, बसेस है, इसके साथ साथ जहाज़ का सफ़र है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में इस सफ़र को लेके तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। फ़ज़ाई सफ़र के लिए यहाँ पर एयरपोर्ट मौजूद है, ज़मीनी सफ़र के लिए आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान रेलवे मौजूद है और दीगर जितनी भी बसेस मौजूद हैं। अब ज़रूरत इस अमर की है कि इसको यूटिलाइज़ करना है। नो डाउट फैसलाबाद का एक बड़ा मुतालबा था कि यहाँ पर ग्रीन बसें और मेट्रो बसें चलाई जाएँ। सबसे पहले इसका प्रोजेक्ट हुआ कि अर्बन बसें चलाई जाएँ, जो छोटी बसेस होती हैं। गवर्नमेंट पंजाब ने कहा कि पूरे पंजाब के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में, साहिवाल हो गया, रावलपिंडी हो गया, मरी हो गया, मियांवाली हो गया, हम वहाँ पर ये ग्रीन बसेस दे रहे हैं, तो फैसलाबाद में क्यों नहीं? फैसलाबाद में 30 के करीब इब्तदाई तौर पर बसें दी जाएंगी। फैसलाबाद में डिवीज़न में 110 बसें दी जाएंगी, जिसमें जंग और टोबा टैक्सी भी शामिल है। अब सीन ये है कि लोग इनको यूटिलाइज़ करें। 20 रुपये किराया है। मैं रोज़ाना आता हूँ तो देखता हूँ कि रोशनवाला बाईपास से जब आप लोग आते हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट्स फीमेल मेल वो इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, बुजुर्ग सिटीज़न कर रहे हैं, कॉमन सिटीज़न कर रहे हैं। वही सफ़र जो रोशनवाला बाईपास से लेके फैसलाबाद स्टेशन चौक तक पहुँचने में उनके कमो बेश 100 या 150 रुपये लगता था, वो 20 रुपये में सफ़र कर रहे हैं, जबकि स्टूडेंट फ्री कर रहे हैं। यूसुफ टाउन का साइकिल जो सिटी है, ये इसका जो रूट्स है इसमें ये कवर करती है, पूरे स्टॉप टू स्टॉप कवर करती है। तो नोट अच्छा इसको यूटिलाइज़ है। कम से कम एक सफरी सहूलत को सफरी सहूलत ही समझे, उसको एक अखाड़ा ना समझे कि आप लोग उसको जैसे कहते हैं कि बतहज़ीबी फैलाएं। तो इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है। और भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जैसा कि बात हो रही थी समुद्री रोड को सिग्नल फ्री करने लगे हैं। यहाँ पर ट्रैकलेस मेट्रो आएगी और जो मेट्रो बस प्रोजेक्ट है उसका मनसूबा लॉन्च करने जा रही है मास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक्सपेंड किया जा रहा है, नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है। ऐसे बेसियों प्रोजेक्ट है जो लॉन्च होने जा रहे हैं। अब जिस तरह गुज़श्ता रोज़ जमात इस्लामी ने 20,000 स्टूडेंट्स का एक IT एक टेस्ट लिया, फैसलाबाद यूटिलाइज़ कर रहा है। अभी कमिश्नर फैसलाबाद ने कल जड़ावाला के जो स्टूडेंट्स थी फीमेल्स, वो उनका मुतालबा था कि हमारे यहाँ फैसलाबाद की तरफ कोई बसेस नहीं जा रही, तो वहाँ पर इब्तदाई तौर पर 20 के करीब उनके बसें फौरी तौर पर यहाँ पे चलाएं, जिसे अर्बन बस का नाम दिया गया। जड़ावाला से आता है कोई लोग टुवर्ड्स सिटी, तो खुड़ियांवाला से आप लोग देख रहे हैं, जड़ावाला मेन से आएगा फैसलाबाद स्टेशन चौक तक
आपको एक अर्बन बस की शेप में मिलेगी जो ज़िला इंतज़ामिया उसको लुक आफ्टर कर रही होगी। इस तरह के 20वें प्रोजेक्ट है जो लॉन्च हो रहे हैं। बीइंग अ सिटीज़न हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट अवामी नेसेसिटी का ख्याल रखा जाए। अब गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर लेते हैं, बड़ा ही नारवा सलूक किया गया है फैसलाबाद के साथ। 2025 में जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, मेरा ख्याल है ये 2010 से कबल होने वाले प्रोजेक्ट थे जो ज़िला इंतज़ामिया उस वक्त जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं। और इमरान असलम, ये गिला तो फैसलाबाद का बड़ा पुराना है कि फैसलाबाद को हमेशा से निगलेक्ट किया जाता है, लेकिन अब ये कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, चलो इलेक्ट्रिक बसेज आ रही हैं और कहा यह जा रहा है आने वाले दिनों में फैसलाबाद में मेट्रो भी नज़र आएगी। फर्दर डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे प्रोग्राम में। वक्त हुआ जी छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद। वेलकम बैक जी। आप बात कर लेते हैं प्रोग्राम में एक ऐसे फ़नकार की जिन्होंने अपने लफ्ज़ों के ज़रिए लोगों के दिलों में जगह बनाई है। अपनी आवाज़ का जादू जो है इतना मुनफरिद है कि लोगों के दिलों में जो भी इनकी आवाज़ सुनता है घर कर जाता है। पंजाबी ज़ुबान को एक नई पहचान दी है आजकल के दौर में, जहाँ पर हम देखते हैं कि पंजाबी का जो ट्रेंड है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन यासिर साहब जो हैं इस ट्रेंड को आज भी ज़िंदा रखे हुए हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है यासिर अब्बास मलंगी साहब ने। पंजाबी शायर भी हैं, रेडियो जॉकी भी हैं, बहुत खूबसूरत आवाज़ के आमिल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज तो गुड मॉर्निंग जो हमारी ना सच्ची में गुड मॉर्निंग हो गई है। बहुत शुक्रिया है यासिर साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। और मुझे शायरी मैं आपकी बड़ी सुनती हूँ। थैंक यू। अच्छा, मेरा ना एक चीज़ और बड़ी है, मैं अच्छा कभी कभार लोग मुझे मज़ाहिया समझते हैं, मैं एक्चुअल मज़ाहिया हूँ नहीं। अच्छा, मैं ना मेरी माँ मेरे बारे कहती सी कि मलंगी तेरियां खच्चां नूं भाग लगे, तेरे च काम की गल कोई भी नहीं। मैनू हाले याद आ कि ना मैं पिछले दिनों के दोस्त दे ना वालद फौत होया तो मैं अफसोस करने गया। मैं कहा यार वो बड़ा अफसोस होया, वालद साहब फौत होए ने। तो वो कहते यार मलंगी हाँ यार वालद साहब फौत हो गए। मैं किद्दां होए किद्दां फौत ना? कहते यार ना कनेडा सीगे, हार्ट के पेशेंट सीगे, हार्ट अटैक होया तो फौत हो गए। मैं कहा अच्छा लो जी। कहते लेकिन ना 3 दिन हो गए असीं वेट करन रहे हाले तक मैयत नहीं आई। मैं कहा यार होए यार। अच्छा इन्नी गल कीती ते नाल एंबूलेंस की आवाज़ आ गई। मैं कहा देख वेखो यार कितनी लम्मी उम्र है, हुणे ना लिया तो हुणे आ गई। ठीक है। अच्छा उन्हें हासा डक ते लिया, बाद विच की हुंदा कि मैं मेरे को फ्लो च हो जांदियां यानी जो मैं अच्छा बनने की कोशिश करदा उदों मेरे को नहीं गल हुंदी है कहना अंदाज़े बयां ही माशाल्लाह ऐसा है यानी कि मेरे को बिल्कुल मैं जो हाँ ना एक्चुअल च वो बोला तो मैं ज़्यादा अच्छा लगता है कहना। मज़ा मेरी जिंदगी का अच्छा, हालांकि मैं अपने आप को शायर भी नहीं समझता, मज़ाहिया शायर हो तो बहुत बड़ी गल है कहना। लेकिन मेरा मनना है कि जिंदगी बंदे नूं कम अज़ कम एक दिन च ना 5 बंदियां नूं ना हसा के सोना चाहिए। हाँ, आजकल लोग रुला के सोते हैं। ओए होए बेड़ा गर्क लोगों का है। मैं ना वो एक गल की सी कि ओदे जो मुँह आया इक्को साच कह गई। सही। ओदे जो मुँह आया इक्को साच कह गई है, मेरी गल तो विचे रह गई है। वाह। हाँ, तो यानी कि कुछ लोगों के कोल ना गल्लां होंदियां बहुत ज़्यादा, यानी कि तुसीं जिद्दां गल कीती दिल तोड़न वाले बहुत लोग ने, बहुत ज़्यादा। इत्थे जोड़न वाला बंदा ही कोई नहीं है। साडियां मसीतां विच साडियां स्कूलों में असी कदी वो दर्श दिता ही नहीं जिस लिए असी पैदा होए हैं। बिल्कुल, जो एक्चुअल इंसान का सानू हुण तक बड़े बड़े वो हीरो पढ़ाते रहे, वो हीरो ये दसे नहीं कुछ तू आ बड़ा बड़ा हीरो हाँ जे बनना चाहे तो कर जे तू गवांढी का पता करेंगे गवांढी की शायद लोड़ तो नहीं, गवांढी भुखा तो नहीं। एक थोड़े जिन्ने हकूक ने हकूकुल बात जिहड़ा वे साडे वास्ते बड़ा बानी रखदा है। यासिर साहब, आप दूसरों को खुश करने के हवाले से बात करते हैं। हम जब सुबह उठते हैं हमें शीशे में नजर आने वाला इंसान खुश नहीं दिखाई दे रहा होता आज के दौर में। पता नहीं की होया होता ना। क्या हुआ है आपके नज़र में, क्या कहाँ पर मसले आ रहे हैं, क्यों परेशान हैं हम लोग? देखो एक बड़ी अहम बात है, जब हम वो काम भी सॉल्व करना शुरू कर दें जो अल्लाह ने करने हैं तब भी ऐसे ही मसले होंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से ज़िंदगी के अंदर ना आपको हर हाल में खुश रहना चाहिए। ठीक है, और बल्कि एक ना एक बड़ी छोटी गल सी कि एक दोस्त सीगा वो कहता कि यार मेरे ना गुआंढी हर वेले हसदे रहंदे आ, उन्हां दे हर घर दे विच हासियां खेड़ियां दी आवाज़ां होंदियां। मैं कहा यार वाकई यार पुछिए की नहीं ऐसी गल है कहना। उन्हें घर गए बुआ खड़काया, असीं कहा भाई दसो तुहाडे घर च हर वेले हासे दी आवाज़ होंदी की गल की है? उन्हें कहा जी भाई दो गल्लां ने, कोई एडी वड्डी गल नहीं। बुढ़ी जो मैनूं तांबिया मारदी है लग जाए तो हसदी है, ना लगे तो मैं हसदा। यानी कि थोड़ा खुश रहने का यह भी एक तरीका वा कि तुम इदा भी खुश रह जा सकता है। मुश्किलों से लड़े। हाँ, जिंदगी टैकल करना बड़ा काम। अब चाहे वो मुश्किल बीवी की सूरत में है या शौहर की सूरत में। तू ते ना अल्लाह दी कसम है ना, यकीन एक शेर है जी मेरा कि याद आते हैं मुझे मेरे माजी के सभी गुनाह। सही।
याद आते हैं मुझे मेरे माजी के सभी गुनाह, एक शादी कर ली, दूसरा तुमसे कर ली, तीसरा धूमधाम से कर ली। हाय ये जरा ब्याह है ना चो साहब, ओए होए होए, एक ऐसा धोखा। हाय ये सिर्फ मलंगी बयान कर सकता है। जो करता है वो भी पछताता है और जो नहीं करता वो भी पछताता है, मुझे लगता है। अच्छा नहीं ऐ ते एवें उन्होंने लोगों ने कहा ना कि जरा नहीं करता वो भी पछताता है। हाँ। ऐ ते उन्हें गल की कि जिन्हें कीती नहीं हाले। सही। ठीक है, यानी बाज़ औक़ात ये चीज़ां थानू बहुत सारे लोग मिलते। एक बड़ी प्यारी चीज़ सी, हाय हाय हाय, बंदा विआह तू पहला की करता है? सही। बंदा विआह तू पहला की करता है? वो करता है जो ओदा जी करता है। वाह। बंदा विआह तू पहला सोचो की करता है? वो करता है जो ओदा जी करता है। वेलिया तू ते मेरे नाल इंज कीती, वेलिया तू ते मेरे नाल इंज कीती जिवें कल्ली सवारी नाल चिंग ची करता है। वाह वाह वाह। हाँ ते जेड़ा जेड़ी ए गल कदी चिंग जी ते कल्ली सवारी कदी बने हो? नहीं। हाय हाय तुसी किते जीटीएस जाओ, सही। हाय हाय और रक्षा तैयार होएगा, इदां लगेगा जिवें हुण टुर पैना, तू पैर रखने नहीं दे रहा कर। हाँ। तू बहना उन्हें रोक लेनी फिर। सही। फिर सवारियों का इंतजार मैं ना 2 घंटे जरीर करना, जो तू लैन लगना उन्होंने कहनी भाई जान लगी आ, फिर एंड ते 2 घंटे बाद कहना भाई रक्षा बदल ला, लगता मेरा फेरा नहीं जाना। ते लिहाजा जो थानू बाज़ औक़ात एक वक्त थोड़े नाल करदा है, लेकिन बीवी जेड़ी है ना, हाय 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 यार तुसी ना असल च सुबह सुबह किदा नाम ले लिया, क्योंकि बीवी दे शाना बड़ियां ने। बेशक। क्या बात है कहना, जिदा हस्बैंड भी अच्छा बंदे भी इदां होंदे तुहानू पता। अच्छा। ओए होए होए कभी वास्ता पड़ा? नहीं मैं अपने आप को वेख ला, जिन्ने भी सियाने होंगे ना जेडे समझदी है कि यार हमारा बड़ा वो अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग कपल क्या है? क्या है? हाय हाय कि दोवां चों एक बंदा जरी जा रहा है, एक बंदा बर्दाश्त करी जा रहा है जिन्ना कर सकता कहना, उन्होंने कहते जनाब आखना अंडरस्टैंडिंग कपल। तो लिहाजा जी मैनू नहीं समझ लगी अज तक कि मियाँ बीबी भी अंडरस्टैंडिंग होंगी है। सही। जिंदगी च अपने गुरबत के अपने मैनू नहीं पता नवी शरह की आई है, गुरबत की एक सतह होती है, आपको पता है? एक इस सतह से जो नीचे लोग हैं वो उसमें आते हैं, बिल्कुल मिडिल क्लास में आते हैं, कोई लोअर मिडिल क्लास एक गुरबत हो जी बुढ़ी दसदी। सही। हाय हाय पता नहीं वो कि क्लास होंगे, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲਓ ਘਰ 'ਚ ਖਾਣ ਲਈ ਆਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲਸਤੀਨ 'ਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਚੱਲਣ ਡਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਏਡੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਉਹਨੇ ਟੋਟਲ ਜ਼ੀਰੋ, ਦੁੱਖੋਂ ਦਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਖਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ कि बीवियों को पूछे हाँ जी तेरे बंदे के मुताबिक घर की हालात है। हाँ बिल्कुल सही है, और ये पूछना बड़ा ज़रूरी है आजकल के दौर में। यार साहब ये भी बताइएगा, शायरी से बड़ा एक वाबस्ता है आपका, आपकी ज़िंदगी, उसके साथ साथ आप रेडियो भी कर रहे होते हैं। आज के दौर में कौन क्या चीज़ आप देख रहे हैं कि एक टाइम था आरजे को बहुत सुना जाता था, आज कहीं ना कहीं ये जगह जो है सोशल मीडिया ने ले ली है, तो ट्रेंड बदल गए हैं? अच्छा रेडियो में भी नहीं कर रहा। अच्छा इशू ये है कि रेडियो इंडस्ट्री जो थी वो तबाह हुई है, यानी कि उसकी रीज़न कई रीज़न है। ठीक है, रेडियो उसको उजागर किया था जब AM से हम FM में आए, तो FM पे आके जब हमने एक वो बड़ी मज़ेदार किस्म की चीज़, और ये नशा है, करने वाला भी, सुनने वाला भी, और जो बोलने वाला भी। एक टाइम था 9th 10th में हम लोग तो रेडियो और FM के अलावा उनको कहेगी कि मैं 9वीं में किसी स्टोरी में यासिर साहब से लाजमी सुनूंगी, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला यासिर मलंगी साहब के साथ जारी है, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रही थी 9th और 10th के वो खूबसूरत दौर के हवाले से, जब FM था, हम लोग हैंड फ्री में आरजेस की आवाज़ सुना करते थे, क्या ही खूबसूरत दौर था। आज के जो जदीद दौर है ये वो तकाजे नहीं पूरे कर सकता मेरे। अच्छा गल ये थी कि जेड़ा वो दौर सी ना, और एक शेर मेरा कि एक दौर सी गल ही और सी, एक दौर सी गल ही और सी, बाहरों लभदे रहे अंदर चोर सी। असल च ना पहले जरा वो दौर सी ना, अच्छा वो बड़ा भोले का दौर सी, लोग बहुत तेज़ हो गए, बहुत तेज़, यानी कि अगे गल सुनाने वाला तेज़ सी, हुण गल सुनने वाला भी तेज़ हो गया। सही। ठीक है, हुण इन्ना तेज़ हो गया कि उन्होंने हर गल का पता है। अच्छा लेकिन खैर एक है, हर चीज़ का एक दौर होता है, जिमें एक रेडियो पाकिस्तान का दौर सी, जिन्हें निज़ामुद्दीन मैं हथ बन के उन्होंने नाम लेना वा कि एडे बड़े लोग होए, फिर वो दौर गया, फिर FM ने जगह ली, फिर
ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹता ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੇਡੀਓ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਫੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਟਾਫੀ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਰੈਪਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਨਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਸਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਹਿਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 9-10 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਲੰਗੀ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਉੱਥੇ अपना शॉपिंग मॉल थे ना, तो नाल बच्चे सी, तो मैं उन्होंने वो कह तो खड़ा हो गया कि मलंगी भी मैं ना 4th क्लास में था सर जब हमारे स्कूल में आए थे ना, तो अब मैंने अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन किया तो अभी यहाँ पे आया हूँ। मैं कहा पुत्र तू 4th क्लास नाम ही कहता, तो मैंने फिर भी यकीन सी कि यार तू 4th क्लास कह के मेरी उम्र बहुत। यासर साहब ये जो बात है ना, इस बात में ख़वातीन कॉन्शियस होती हैं, उम्र के मामले में मर्द कब से कॉन्शियस होने लगे? नहीं कॉन्शियस नहीं हो गया असल च। ये लोग वेखते, अच्छा जो मैं 16 साल की एज मैं रेडियो से आया ना, अच्छा तू तो सोच ले 9वीं क्लास ही, तेन ये नहीं पता जब अगे बोलन दिया पता लगे वो भी तू 2 साल बड़ा हो। यानी कि चीज़ें क्या होती कि मैनू एक शुरू तो एक बाबे का रोल मिले। सही, मैं अपनी जवानी नहीं हटाई, मैं बुढ़ापा हटाया जवानी के दौर च, यानी कि बाबे तरह बोलना। और मेरे अंदर बाबा जरा सी ना मलंगी करैक्टर वो इंज रचिया है। आए हाय हाय 20 साल लग गए मैनू अपने विचों मलंगी कढ़दियां, निकल नहीं पाया। एक साल लगा सी मलंगी अंदर वड़न लग्या। सही, लाज़मी मज़लूम है। यानी कि मैं अपने करैक्टर नाल इन्ना लॉयल सी कि मैं जो बोलदा सी ते मैनू अंदाज़ा हुंदा सी कि यार मेरे 3 बच्चे ने, मेरे एक तरह कालू बग्गू, एक तरह शवेज है, तो मेरी उम्र 55 साल है, और मैं यानी कि मैंने पूरी अपना एक सांचा याद होंदा है। तुसीं बोल रहे होंदे तो मतलब फ्लो च गल हो रही थी। अच्छा दूजा एक होर बड़ा होया, मैं अज थोड़े मॉर्निंग शो च एक गल होर बता के डांगा, मेरी ज़बान च लुकनत है, लेकिन लगता नहीं है, लेकिन है मैं अड़न वाला बच्चा। हाले भी जो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे हत्थां दी मूवमेंट दे नाल मैं अपने आप को बेसिकली बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एक यानी कि मैं अपनी मिसाल देवांगा कि एक गूंगा या एक अन्ना अखां दा डॉक्टर बन गया। वाह। आवाज़ की दुनिया च अल्लाह ने जी इज्जत दी, और मैं नहीं पता कि वो मालक ने किस तरीके नाल मेरे वो लुकनत वो ख़त्म की। किदा एक एच आतिफ का बड़ा प्यारा शेर है कि आए हाय गूंगियां वांगर थोथियां गल्लां कोई समझ ना पावे, गूंगियां वांगर थोथियां गल्लां कोई समझ ना पावे, गिरा जुबान दी खोल दे रब्बा गल समझानी आ दे। ते मैं एक दुआ दे नाल शो शुरू करदा हुंदा सीगा कि लो जी भाई ना फिर आओ की हाल चाल ठीक ठाक राजी बाजी खुश पाश। मैं फुल स्पीड में आवा पे स्कूटर तबाह के वाह 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 करके आवा पे गुराज ना पुलिस चला गया। पुलिस चलांदा वो स्कूटर रोक तेरे स्कूटर की बत्ती कोई नहीं। मैं क्या गुआड़ जाएंगे ब्रेक भी कोई नहीं। मैं बजा के लैंदा। तो यानी कि ये जरा स्टाइल सी एक बाबे दी वो आवाज़ च वो एक फील नूं लैके, ठीक है, ते ओदा कपड़ा मजा सी आके ना बिल्कुल इसी तरह से वो तू सोचदे होगे तो मोदी छोटा मैं बोलने नहीं दिया। और हाँ, मैं यहाँ से ये भी जानना चाहती हूँ, रेडियो को बहुत लोग सुनते थे, एफएम को भी बहुत सुनते थे, कभी ऐसा हुआ है कि किसी कॉलर ने कॉल की हो, आपकी तारीफ़ की हो और फिर आपसे पूछा हो आपका तब आरजे जागता था या शायर जागता था? मैं बात आपसे सुनूंगी। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, उन कॉलर की भी सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है? कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मैं राबिया बात कर रही हूँ फ्रॉम सऊदी अरेबिया से, बेसिकली फैसलाबाद से ही हैं। ठीक है, राबिया बात कर रही हैं, फ्लोर पे वॉइस दे दीजिएगा। जी जी, सऊदी अरेबिया से बात कर रही हूँ, आपका लाइव शो देख रहे हैं सही हम अभी ना। सही, क्या कहेंगी यासिर साहब को? यासिर साहब को आपने सुना है? जी जी, मैंने कहा आपको शेर सुनाएंगे हम एक छोटा सा। जी जी, जहाँ इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर के भी लाखों प्यार बैठे हैं। वाह। बर्बाद करती अपनी तालीम लड़कियों के पीछे, फिर मौलवी साहब को कहते हैं दुआ करें हम बेरोजगार बैठे हैं। वाह 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 वाह, बात खूबसूरत।
बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में कॉल की। यासिर साहब सऊदी अरेबिया से थे, आप लोगों को सुन रही थी, बड़ी फ़ैन है आपकी। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि आपके जो फ़ैन है फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, और आज के दौर में भी कहाँ से सफ़र का आगाज़ किया, यहाँ पर उम्र के हवाले से मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं वैसे ही बात कर रही हूँ। तो हाँ जी, जब प्रोग्राम में कभी कॉल आती थी तो कॉल में लोग तारीफ़ भी आपकी करते थे, तब एक आरजे जागता था या एक शायर? नहीं, मैं आपको अच्छा, मेरे ना एक पहली गल 1 साल पूरा मेरे टीचर से, मेरे उस्ताद से रेडियो थे मोहम्मद इकबाल साहब ना, जिन्होंने को मैं रेडियो सीखा, मैं बकायदा ट्रेनिंग लैके रेडियो किया और ट्रेनिंग देने वाले बाद मैं ही प्रेजेंटर रह गया पिछे ना। अच्छा, जो मैं ना ट्रेनिंग कर रहा सी ना, तो उन्होंने दिनों च मैनू ये कहते सी कि मलंगी कख नहीं तू, ये टिपुटो मलंगी निकल आएगा पुत्र लखा जे। मेरा ना कॉल बंद की हुई थी, 1 साल पूरा मुझे कॉल नहीं दी गई। मैनू बाहरों कुड़ी कहना पर्ची लैके होंदी सी, 2-3 सफ़े लिखे होने कि वो कह रहे शो बड़ा अच्छा लगा, जिदा तुसी कॉलेज की बात सुनी, तुसी क्या कि शो पसंद कर रहे, अच्छा लग रहा है, मैं यकीन कर लिया थोड़े ते है, इदा मैं यकीन कर लेना सी कि मैं सुनिया ही नहीं। मैंने 2 सफ़े होने। अच्छा, मैंने ना कॉल उन्होंने कहा कि मेरी उम्र जो सी 16 साल शायद इस वास्ते एज घट सी, तो शायद मेरी माई ने कहा कि मेरा मुंडा खराब ना होवे, ते वो ना होया कि उन्हें सर ने मेरी कॉल बंद की कि मलंगी साहब कॉल नहीं सकते। लो जी, 1 साल बाद पहली कॉल ली है, अल्लाह की कसम। सही, बिल्कुल इसी तरह से यासिर साहब, ये जो फ़ैन फॉलोइंग है ना आपकी, ये आपसे मोहब्बत करती है और कहीं ना कहीं आपकी बड़ी एफर्ट्स हैं आजकल के दौर में लोगों को हंसाने के लिए। बहुत शुक्रिया यासिर मलंगी साहब फॉर जॉइनिंग अस दिस प्रोग्राम। और अगर लोगों को मुस्कुराने के हवाले से बात करें, ज़िंदगी में खुशियाँ बिखेरने के हवाले से बात करें, बहुत कम लोग पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। यासिर साहब जैसे लोग हमारी ज़िंदगी के लिए, लोगों के लिए रोल मॉडल हैं जी। यहाँ पर वक्त हुआ है प्रोग्राम के इख्तिताम का। हमारे देखते रहिए सिटी एट 10।